तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आपने अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर हटा दिए हैं तो बची हुई चीजें आपकी मिला जुला कर सीरम कहला सकती हैं। लेफ्ट लंग जो है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि ये हार्ट जो है ये लेफ्ट साइड में थोड़ा ज्यादा इन्वेड कर रहा होता है। हार्ट का काम क्या है? इट इज अ पंपिंग ऑर्गन। तो ब्लड अगर बहुत तेजी से भाग रहा है, ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा है तो वो टेंशन क्रिएट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। आपके बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। ए बी वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, ये किसी पे हमला नहीं करेगा, ये सबका ब्लड ले सकता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, यानी कि वी आर ऑलरेडी डन विद द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जहां पर हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज की चर्चा कर ली है। उसके अलावा हमने कॉकरोच और फ्रॉग को भी बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। देन आफ्टर वी हैव रेड द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर, यानी हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अब हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, यानी बॉडी फ्लूइड्स की हम लोग चर्चा करेंगे और कैसे वो बॉडी फ्लूइड्स हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं और क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। तो बॉडी फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? ये वो फ्लूइड हैं जो हमेशा सर्कुलेट करते रहते हैं और चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते रहते हैं। जैसा कि आपने ब्रीदिंग चैप्टर में देखा था कि आपका ब्लड जो है इट कंटेन्स सम स्पेसिफिक सेल्स कॉल्ड आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन पे O2 भी बैठ सकता है यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना सकता है, और CO2 भी बैठ सकता है यानी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन भी बन सकता है। यानी कि ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है इट वाज वेरी एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी और भी कई सारी चीजें हैं जो आपके ब्लड के थ्रू या आपके बॉडी फ्लूइड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो मेन जो हमारा बॉडी फ्लूइड है जिसके बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी है, दैट इज आवर ब्लड। एंड द सेकंड फ्लूइड इज लिम्फ, जिसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड, उसके बारे में भी चर्चा हम लोग कर रहे होंगे। और कैसे ये सर्कुलेट होते हैं हमारी बॉडी में, यानी हमारा जो मेन पंपिंग ऑर्गन है जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जान रहे होंगे। तो एक ब्लड वस्कुलर सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं भाई। अगर आपको एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो पहली चीज तो आपको चाहिए मोटर यानी पंपिंग ऑर्गन, जो कि है हमारा हार्ट। तीसरी चीज जो है वो है ब्लड, राइट, जिसको आपको पंप करना है। दूसरी चीज जिसके थ्रू ब्लड ट्रैवल करेगा, दीज आर द ब्लड वेसल्स। तो ये 3 चीजें हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं, हार्ट, द फ्लूइड इटसेल्फ दैट इज ब्लड, एंड द ब्लड वेसल्स। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा। हस्तलिखित नोट्स आपको यहां पर मिलेंगे, यानी हैंड रिटन नोट्स आपको यहां पर मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू एनसीईआरटी, इफ यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द बैच वीडियोस, आपको सारी चीजें प्यार से समझ में आ रही होंगी और एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट यहां पर बहुत आराम से कवर हो रहा होगा। तो फोकस आपका होना चाहिए सुनने पे, समझने पे और देखने पे, करेक्ट। तो अगर आप बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बात करें तो इट इज इंपॉर्टेंट टू मूव सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम सेल्स। आपको सेल में चीजें भेजनी है और सेल से चीजें बाहर भी निकालनी है। सेल में क्या क्या भेजना है? हर सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी आपको न्यूट्रिएंट्स भी सेल के अंदर भेजने हैं, प्लस उन न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन भी आपको किसमें भेजना है? सेल में भेजना है। जब ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंच जाएंगे तो सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस शुरू हो जाएंगी एंड एज अ रिजल्ट आपके टॉक्सिन्स वहां पर प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे, CO2 वहां पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनको कंटिन्यूअसली रिमूव करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चीजें आपकी सेल के अंदर भी आती हैं और चीजें आपकी सेल के बाहर भी जाती हैं। तो कुछ जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे स्पंजेस यानी पॉरीफेरा एंड सीलेंट्रेटा, ये पानी में रहते हैं तो इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड नहीं है, इनकी बॉडी में खुद का ब्लड नहीं है। तो ये क्या करते हैं, बाहर से जो पानी आता है इनकी बॉडी में उसी को एज अ सर्कुलेटिंग फ्लूइड यूज कर लेते हैं। बाहर से जो पानी आ रहा है इनकी बॉडी में, यही खाना लेकर के आ जाता है, यही रेस्पिरेटरी गैसेस लेकर के आ जाता है, यही कुछ गैमेट्स उठाकर ले आता है एंड अल्टीमेटली इन्हीं से आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल भी बाहर निकल जाता है। यानी अगर आप स्पंजेस और सीलेंट्रेट्स की बात करें तो ये वाटर को ही अपनी बॉडी के आर पार सर्कुलेट कर डालते हैं। इनकी बॉडी में कोई स्पेशलाइज्ड फ्लूइड नहीं है। लेकिन अगर आप हायर एनिमल्स की बात करें, यानी अगर आप हमारी ही बात करें, तो हमारे पास स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं। सबसे मेजर फ्लूइड है हमारा ब्लड एंड दूसरा फ्लूइड होता है हमारा लिम्फ, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड जो है मेरे दोस्त, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आपका प्लाज्मा।
तो ब्लड के बारे में हम लोग टिश्यू चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ चुके थे कि मेरे दोस्त यहां पर आपके काफी सारे सेल्स पाए जाते हैं या सेल्स के फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं। सेल्स कौन कौन से होंगे? WBC और RBC। एंड सेल के फ्रेगमेंट्स कौन कौन से होंगे? आपके प्लेटलेट्स। तो यहां पर कई सारे अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। एंड प्लाज्मा भी पाया जाता है जिसका मेजर कंटेंट है वाटर। तो आपका वाटर भी देखने को मिलेगा एज वेल एज अलग अलग प्रकार के सेल्स भी यहां पर देखने को मिलेंगे। एंड ये जो ब्लड है इट इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, तभी तो ब्लड बहुत आराम से बह पाता है। अगर इसके अंदर फाइबर्स होते तो हमारी ब्लड वेसल में जाकर फाइबर्स इकट्ठे हो जाते और क्लॉग हो जाते हमारे ब्लड वेसल्स। जैसे कि आपकी जो नालियां हैं वो क्लॉग हो जाती है अगर उसके बीच में कुछ मसाला इकट्ठा हो जाता है। तो सेम सामान यहां पर भी अगर आपका जमा हो जाएगा इन ब्लड वेसल्स में तो ब्लड वेसल्स क्लॉग हो जाएंगी, जाम हो जाएंगी और ब्लड ट्रेवल नहीं कर पाएगा आगे की साइड, हमारी पूरी बॉडी चोक हो जाएगी और हमारी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए जो ब्लड है इसमें फाइबर्स नहीं पाए जाते। That's why it was a specialized type of connective tissue। तो इसमें मेजर जो कंटेंट है 55% के आसपास दैट इज द प्लाज्मा, और 45% के आसपास जो बचा हुआ कंटेंट है ये है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब ये फॉर्म हुए हैं, ये बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आरबीसी की बात करें, एरिथ्रोसाइट्स, तो ये कहां? रेड बोन मैरो में बनती है ना। और अगर आप प्लेटलेट्स की बात करें तो ये भी बोन मैरो के कुछ सेल्स हैं कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स, उनसे तैयार होते हैं। तो ये तैयार किया जाने वाला जो आपका फ्रेगमेंट है दैट इज बेसिकली द फॉर्म्ड एलिमेंट। ये जो 45% चीजें हैं ये आपकी बॉडी में ही तैयार होती हैं, इनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये जो बाकी प्लाज्मा है इसका मेन कंटेंट तो वाटर है जो बाहर से लिया जा सकता है। सो ये जो प्लाज्मा है, सेल्स तो सारे इस साइड हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, ये जो प्लाज्मा है ये स्ट्रॉ कलर का है, यानी कि आपका पेल येलो कलर का है, फीके कलर का है और विस्कस फ्लूइड है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा फ्लूइड है। और इसमें अगर आप देखें तो 90 to 92% आपका पानी होता है। प्लाज्मा का मतलब ही होता है पानी। जैसे साइटोप्लाज्म तो एंड में प्लाज्मा वर्ड आ रहा है, प्रोटोप्लाज्म एंड में प्लाज्मा वर्ड आ रहा है, राइट। तो प्लाज्मा का मतलब ही होता है कि वहां पे बहुत सारा वाटर कंटेंट है। तो यहां लगभग 90% कंटेंट आपका वाटर होता है, 6 से 8% कंटेंट आपके होते हैं क्या? प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स 3 मेजर टाइप के यहां होते हैं। फाइब्रिनोजन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, ये फाइब्रिनोजन जो है आगे चल के फाइब्रिन बनाता है जिसको हम क्लॉट कहते हैं। आपको कहीं पर चोट लगी तो आपका कत्था वहां पर बन जाता है, आपका क्लॉट वहां पर बन जाता है, आपका कोएगुलम वहां पर बन जाता है, डार्क ब्राउन टू रेडिश कलर का आपका वहां पर फाइबर 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 जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि आपके ब्लड को और लूज होने से रोकता है और ब्लड लॉस होने से रोकता है। यानी आपकी जान बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस ब्लड क्लॉट का, वो आपका फाइब्रिनोजन से ही बनता है। जन का मतलब जनरेटिंग, किसको जनरेट करता है? फाइब्रिन को। तो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है जो कि क्लॉट कहलाता है, तो एक क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रोटीन है ग्लोबुलिन, गोलू मोलू ग्लोबुलिन, जैसे कि इम्यूनिटी में काम आने वाले आपकी एंटीबॉडी जो है इनको प्यार से क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। अलग अलग एंटीबॉडीज के नाम क्या है? IgA यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ए या एंटीबॉडी ए, IgG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, यानी ऐसे ग्लोबुलिन जो इम्यूनिटी प्रदान करते हैं उन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। नाम ही इम्यूनोग्लोबुलिन है तो साफ पता लग रहा है ग्लोबुलिन किस काम आएंगे? इम्यूनिटी में काम आएंगे। एंड एल्ब्यूमिन, ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस करते हैं, ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करते हैं, राइट। आपकी बॉडी की जो लिक्विड कंसंट्रेशन है उसमें जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है इसको बैलेंस करने का काम, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस का काम कौन करते हैं? एल्ब्यूमिन। तो 3 प्रकार के आपके प्रोटीन हुए, फाइब्रिनोजेंस जो कि फाइब्रिन बनाएंगे यानी क्लॉट बनाएंगे, ग्लोबुलिन फॉर एग्जांपल इम्यूनोग्लोबुलिन तो इम्यूनिटी प्रदान करेंगे, और एल्ब्यूमिन जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस बरकरार रखेंगे। तो 90 to 92% क्या हो गया आपका वाटर, 6 से 8% आपके प्रोटीन, बचा हुआ कंटेंट क्या है भाई? अगर 90 और 6 आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 96। 92 और 8 आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 100। तो अगर ये 96 मानो तो बचा हुआ 4% क्या है? 3-4%, 2-3% जो बचा हुआ कंटेंट है वो क्या है? रेस्ट जो आपकी बची हुई चीजें हैं ये है आयंस। तो आपके पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी हो सकते हैं जिन्हें कैटायन कह सकते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। नेगेटिव चार्ज एनायन भी हो सकते हैं आपके क्लोरीन और बाइकार्बोनेट। एज वेल एज यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जा सकते हैं जो कि ट्रांजिट में रहते हैं। ट्रांजिट में रहते हैं मतलब इनका अमाउंट जो है बढ़ता घटता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी आपने खाना खाया, अभी अगर बाबू ने खाना खाया तो मेरे भाई जो खाना आपकी बॉडी में गया है ये डाइजेस्ट हो जाएगा, और डाइजेस्ट होने के बाद ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया है ये खाना तो अल्टीमेटली आपका प्लाज्मा में चला जाएगा। उस टाइम पे आपकी बॉडी में, आपके प्लाज्मा में अमीनो एसिड और ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है। एक बार आपने खाना पहुंचा दिया अलग अलग सेल्स तक
तो प्लाज्मा में इनकी वैल्यू कम हो गई, इनका अमाउंट कम हो गया। दैट्स वाई कहा कि ये ट्रांजिट में रहते हैं, यानी कि इनका अमाउंट कोई फिक्स नहीं रहता, ये बढ़ते घटते रहते हैं, राइट। अगर आप ब्लड प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर घटा दे तो सीरम बन जाता है। यानी कोई पूछ ले सीरम क्या है, तो इट इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। आपने अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर हटा दिए हैं तो बची हुई चीजें आपकी मिला जुलाकर सीरम कहला सकती हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, दीज आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स, है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि ब्लड का 45% हिस्सा तैयार करते हैं। अब इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 प्रकार की चीजें आती हैं। सबसे पहला और सबसे अबंडेंट है आपका आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल, और इसका कलर रेड क्यों होता है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन, जिसकी मात्रा 12 से 16 ग्राम हो सकती है पर 100 ml ऑफ ब्लड। इसको आप हीमोग्लोबिन पॉइंटर्स भी कहते हैं। तो अगर आप कभी डॉक्टर के पास हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने जाएंगे तो बोलेंगे कि यार आपका 10 ग्राम हीमोग्लोबिन आया है, आप में हीमोग्लोबिन की थोड़ी सी कमी है। तो 10 ग्राम हीमोग्लोबिन कहने का मतलब है कि आपके 100 ml ब्लड में पाया जा रहा है। तो अगर आप नंबर देखें इन आरबीसी का, तो पर mm³ वॉल्यूम में 5 से 5.5 मिलियन यानी 50 से 55 लाख आपके आरबीसी पाए जा सकते हैं। These are the most abundant cells out of all blood cells, सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं आरबीसी। अगर आप बात करें प्लेटलेट की, तो ये प्लेटलेट कितने पाए जाते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड में, आपके 1.5 लाख से 3.5 लाख पाए जाते हैं, सिर्फ 1.5 लाख से 3.5 लाख। और यहां देखो आप 50 लाख से 55 लाख। और डब्ल्यूबीसी तो और कम है, डब्ल्यूबीसी आपके 6000 से 8000 ही है। यानी कम से कम मेरे भाई ये आपका कंसिडरेबल नंबर तो है। 50 लाख के सामने 3.5 लाख इज ऑल्सो कंसिडरेबल नंबर, ये तो एकदम ही कम हो गया। 6000 से 8000 बहुत कम नंबर हो जाता है, राइट। तो जो आरबीसी है ये आपका रेड बोन मैरो में बनती है, और बनती है फॉर्म होती है, इसीलिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स में रखा गया। इन अडल्ट आपका रेड बोन मैरो में बनती है। जब यंग होते हैं, जब एकदम मान के चलिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो कि आपका ब्लड सेल्स बना रहे होते हैं। आपका लिवर, यॉर्क सैक, ये सारी चीजें जो है ब्लड सेल्स बना रही होती हैं। ये बायकनकेव होते हैं, यूजुअली बायकनकेव डिस्क लाइक, एंड दे आर इन्यूक्लिएटेड एट मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी पे जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। यंग आरबीसी में, अर्ली आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। मैच्योरिटी पर आरबीसी चाहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को अपने पास रख लूं, तो इसलिए वो न्यूक्लियस का त्याग कर देती है। तो ये रेड कलर की होती है बिकॉज ऑफ एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की मात्रा जैसे मैंने बताई 12 से 16 ग्राम होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड, जिसको हीमोग्लोबिन पॉइंटर्स कहा जाता है। लाइफ स्पैन यानी कितना जिंदा रहती है आपकी आरबीसी, लगभग 120 दिन यानी 4 महीने जिंदा रहती है। और 4 महीने के बाद इसको कब्र में डाल दिया जाता है, यानी ग्रेवयार्ड में डाल दिया जाता है। ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है, स्प्लीन को। तो स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी जो बूढ़ी आरबीसी हैं जिनके 120 दिन कंप्लीट होने वाले हैं, इनको स्प्लीन में भेज दिया जाता है और वहां इनको तहस नहस कर दिया जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आरबीसी के स्ट्रक्चर में, उनको निकाल करके रीयूज कर लिया जाता है और बाकी चीजों को डिग्रेड कर दिया जाता है। तो मेन फंक्शन क्या है आरबीसी का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, क्योंकि आरबीसी में आपको पता है कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है कॉल्ड हीमोग्लोबिन, और हमने इसको लास्ट चैप्टर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन एज वेल एज कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के तौर पे आपका ट्रांसपोर्ट करते हुए देखा है गैसेस का। तो मेन इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। दूसरी चीज प्लेटलेट, जिनको क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट, है ना, और इनको कहा जाता है सेल फ्रेगमेंट। ये एक्चुअल सेल्स नहीं है, सेल के फ्रेगमेंट्स हैं, बहुत छोटे साइज के टुकड़े हैं। तो ये जो है मेगा कैरियोसाइट नाम के सेल से बनते हैं इन बोन मैरो। मेगा मतलब बहुत बड़ा, कैरियो यानी न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल, एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है। ऐसे सेल के खूब सारे टुकड़े हो जाते हैं, सेल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं। तो ये जो है आपके 1.5 लाख से 3.5 लाख होते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड, और आपको पता है कि ये क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ये जो प्लेटलेट्स है। अगर प्लेटलेट की कमी हो जाती है, आपके ब्लड में रिडक्शन हो जाती है, तो क्लॉटिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी और आपकी बॉडी से काफी सारा ब्लड लॉस हो सकता है। इसीलिए प्लेटलेट की अच्छी खासी मात्रा आपके शरीर में होना आवश्यक है। अब अगर आप देखें तो तीसरा और सबसे खास जो फॉर्म्ड एलिमेंट है दैट इज डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल। अगर ये व्हाइट ब्लड सेल कहला रहा है, ल्यूकोसाइट कहला रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके पास रेड कलर का कोई पिगमेंट तो नहीं है, तो यहां पर हीमोग्लोबिन जो है ये एब्सेंट है। दैट्स व्हाई इट इज ल्यूकोसाइट यानी कलरलेस या व्हाइट कह सकते हैं आप, है ना। इसमें आपका न्यूक्लियस पाया जाएगा, अलग अलग शेप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं और नंबर इनका सबसे कम है। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है ये 2 कैटेगरीज में तोड़े जाते हैं। पहला आपका ग्रेन्युलोसाइट, जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इनके सेल में छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होंगे। और दूसरा ए ग्रेन्युलोसाइट, जिनमें आपके ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। तो ये जो ग्रेन्युलोसाइट हैं ये 3 टाइप के होते हैं, एसिड, बेस और न्यूट्रल।
तो बेस आप बोल सकते हो भाई बेसोफिल, बेस को पसंद करने वाला, फिल मतलब लविंग। एसिड इयोसिनोफिल, पसंद करने वाला। और न्यूट्रल न्यूट्रोफिल। तो ये तीनों क्या हो गए? ग्रैन्युलोसाइट। बचे हुए दोनों जो आपके टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी हैं दे आर ए ग्रैन्युलोसाइट, जैसे कि आपके लिम्फोसाइट हो गए, बी और टी लिम्फोसाइट जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, एंड आपका मोनोसाइट जो कि आपके फैगोसिटिक होते हैं, यानी कि कोई भी फॉरेन पैथोजन अगर आपकी बॉडी में आ चुका है, कोई बैक्टीरिया आ चुका है, तो उसको खत्म करने का काम कौन करते हैं? ये मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल करते हैं। तो कोई आपसे पूछ ले कौन आपका फैगोसिटिक है, तो भैया न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों के दोनों आपके क्या है? फैगोसिटिक है। लिम्फोसाइट अगर आप बात करें तो बी और टी सेल यहां पर पाए जाते हैं, यानी कि आपके बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट यहां पर पाए जाते हैं जो कि इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। इन्हें प्यार से बी इम्यूनिटी सेल्स और टी इम्यूनिटी सेल्स भी कहा जाता है। इयोसिनोफिल की अगर आप बात करें तो इन्फेक्शन जब आपकी बॉडी में होता है तो ये ट्राई टू रेजिस्ट दैट इन्फेक्शन, है ना। और अगर बेसोफिल की आप बात करें तो ये 3 केमिकल्स तैयार करते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन। हेपरिन राइट एंटीकोएगुलेंट है, सेरोटोनिन एंड हेपरिन ये आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, वैसो डायलेटर है, यानी आपकी ब्लड वेसल को चौड़ा कर देगा, ब्लड वेसल को पतला कर देगा। ब्लड वेसल पतला तो ब्लड तेजी से फ्लो करेगा, यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। और अगर ब्लड वेसल को चौड़ा कर देगा तो ब्लड आराम आराम से मूव करेगा, यानी ब्लड प्रेशर को घटा देगा। यानी ये ब्लड प्रेशर को आपका ओवरऑल घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, एंड एंटीकोएगुलेंट के तरीके से भी काम करता है, आपके ब्लड को एक तरीके से क्लॉग होने से रोकता है, राइट। तो ये तीनों जो केमिकल्स हैं कौन तैयार करता है? बेसोफिल तैयार करता है। ये तीनों केमिकल्स आपने देखे थे कौन तैयार कर रहा था? मास्ट सेल तैयार कर रहा था आपके एनिमल टिश्यूज में जब हम चर्चा कर रहे थे तो, राइट। तो यहां पर बेसोफिल और मास्ट सेल एक जैसा ही काम करते हैं। अगर आप देखें तो इनका कॉन्सेंट्रेशन ये है, 60 से 65% आपका न्यूट्रोफिल, 20 से 25% आपका लिम्फोसाइट, 6 से 8% मोनोसाइट, 2 से 3% इयोसिनोफिल और आधे से 1% आपका बेसोफिल। इनको कैसे याद करेंगे? मंकी को बनाना नहीं खाने देना है, नेवर लेट मंकीज ईट बनाना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनको इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए ऑन द बेसिस ऑफ देयर अबंडेंस। तो नेवर लेट मंकीज ईट बनाना, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, इनकी आपको कंसंट्रेशन एक सीक्वेंस में याद हो जाएगी। कौन कौन आपका ग्रैन्युलोसाइट है? तीनों एसिड बेस और न्यूट्रल, यानी इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। बचे हुए जो दोनों हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये क्या हो जाएंगे? आपके ए ग्रैन्युलोसाइट हो जाएंगे। एंड यहां पर आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इस टेबल के अंदर ही देखने को मिल जाती हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो पहला हमने पढ़ा आपका प्लाज्मा, जिसमें 90 to 92% वाटर है, 6 से 8% आपके प्रोटीन है। 3 प्रकार के प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन जो कि फाइब्रिन बनाएंगे यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, दूसरा ग्लोबुलिन्स जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाएंगे यानी इम्यूनिटी में हेल्प करेंगे, और तीसरा आपका एल्ब्यूमिन जो ऑस्मोटिक रेगुलेशन में हेल्प कर रहे होंगे। और बचा हुआ जो कंटेंट है इसमें आयंस होंगे, कैटायंस और एनायंस, एज वेल एज आपके न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे। और सीरम क्या है? इस प्लाज्मा में से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर्स माइनस कर दें दैट विल बिकम सीरम। और जब आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं तो दे कंस्टिट्यूट 45% ऑफ द टोटल ब्लड। पूरे ब्लड का 45% आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, 55% प्लाज्मा होता है। तो कोई पूछे ज्यादा कौन, फॉर्म्ड एलिमेंट्स या प्लाज्मा? ओवरऑल प्लाज्मा ज्यादा है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा नंबर किसका है? आपका आरबीसी का, 50 से 55 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। सेकेंड नंबर पे प्लेटलेट, 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। सबसे कम आपका WBC 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। ये आपका पूरा का पूरा प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स का डिस्कशन था। अब देखिए भैया ब्लड ग्रुपिंग। तो दुनिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। आपको बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम देखने को मिलता है, MN ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम देखने को मिलता है, INRA टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम देखने को मिलता है। देयर आर वेरियस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स विच आर वेरी वेरी रेयर। सबसे कॉमन जो चीज है वो आपके 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। पहला ABO टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, क्योंकि आप किसी से भी ब्लड ग्रुपिंग पूछेंगे उसकी तो वो आपको बोलेगा जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है इट इज B पॉजिटिव, तो मैंने 2 चीजें इस्तेमाल की, एक अल्फाबेट दैट इज फ्रॉम AB एंड O, इन चारों में से एक होगा, और दूसरा मैंने बोला प्लस या माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो A, B या O ये मैं डिसाइड करता हूं बाय ABO ब्लड ग्रुपिंग। और अगर RH एंटीजन भी मेरे ब्लड में प्रेजेंट है तो मैं प्लस लिख दूंगा, एब्सेंट है तो माइनस लिख दूंगा, यानी प्लस माइनस का साइन मैं यहां से आपका उठाता हूं। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या है समझ लीजिए, ये है आपकी RBC, ये आपकी RBC है, RBC की मेम्ब्रेन है। अगर इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, एंटीजन मतलब ऐसे केमिकल्स
जिनको देख करके आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाए और एंटीबॉडीज बनाने लगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया है, वो आपकी बॉडी में पहली बार आ रहा है, तो आपने उस बैक्टीरिया को नहीं देखा था अभी तक, तो आपकी बॉडी ने सेंस कर लिया यार ये तो कोई दुश्मन है, मेरी बॉडी इसको नहीं जानती। अगर ये मेरा ही सेल होता तो मेरी बॉडी इसको जान रही होती। अगर मेरी बॉडी इसको नहीं जानती तो मुझे इस पर आक्रमण करना है, हमला करना है, तो आई वुड लव टू किल दैट सेल। तो मेरी बॉडी उस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडीज बना लेगी। एंटीबॉडी मतलब हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए जो सेल्स हैं, इन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है। जो मैंने अभी आपको बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बताया है ना, तो ये जो बी सेल्स है ना, इनमें एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल होते हैं कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स, ये एंटीबॉडी बनाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि बी लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडी बनाते हैं। तो मेरे भाई जब ये एंटीबॉडीज बनेंगी तो उस एंटीजन पे हमला कर देंगी। अब देखिए ये जो आपका ओ ब्लड ग्रुप है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है। तो समझ लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है, मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है ना, और ये ए ब्लड ग्रुप मैं दे रहा हूं इस ओ ब्लड ग्रुप वाले को। मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है तो मेरे पास ए नाम का एंटीजन है, ए नाम का प्रोटीन है मेरी आरबीसी पे। मैं अपना ब्लड अगर इस ओ वाले को दे रहा हूं तो इस ओ वाले ने तो ये हरे कलर का डब्बा कभी देखा ही नहीं है, इसके लिए तो ये ए एंटीजन बहुत नई चीज है। तो क्या ये इस पे हमला कर देगा? कर देगा। तो इसके पास एंटीबॉडी ए मिलेगी, ये इस पे हमला कर देगा, इस ब्लड ग्रुप को स्वीकार नहीं करेगा। सिमिलरली समझ लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप अगर बी है तो मेरे आरबीसी पे ये बी नाम का एंटीजन है, यानी ये गोला है। अब ये जो ओ ब्लड ग्रुप है, इस बेचारे ने तो ये गोला भी नहीं देखा। अगर मैं इसमें ये बी ब्लड ग्रुप डालूंगा तो इस पे भी आक्रमण कर देगा, यानी एंटी बी भी यहां पाया जाएगा। करेक्ट। अब समझ लीजिए ये है ब्लड ग्रुप ए, इसके पास ये डब्बा है, गोला नहीं है। तो जब अगर मैं ब्लड ग्रुप बी को इंसर्ट कराऊंगा ए ब्लड ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म में, तो इसने बी को कभी नहीं देखा तो इस पे हमला कर देगा। सिमिलरली ये बी वाला है, इसने गोला देखा है, डब्बा नहीं देखा, तो ये डब्बे पे हमला कर देगा, एंटी ए हो जाएगा। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मेरे पास दोनों चीजें हैं, ए भी है बी भी है, तो मैं ए को भी जानता हूं, इसका भी ब्लड ले लूंगा, बी को भी जानता हूं, इसका भी ब्लड ले लूंगा, और ये मेरे पास आरबीसी की मेन मेम्ब्रेन तो है ही, इसको तो मैं जानता ही हूं, इसका भी ब्लड ले लूंगा। तो ए बी वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, ये किसी पे हमला नहीं करेगा, ये सबका ब्लड ले सकता है। तो अगर आप देखें ये वाला जो है ओ वाला, ओ वाले के पास तो सिर्फ आरबीसी की मेम्ब्रेन है, तो सब पे ही है ना, तो ओ को तो सब पहचानते हैं, तो ओ सबको ब्लड दे देगा, ओ को भी दे देगा, ए को भी दे देगा, बी को भी दे देगा, ए बी को भी दे देगा। तो ये जो ओ है इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर, ये दे सबको सकता है। अब ये जो ए है, ये ए किसको दे सकेगा? सिर्फ उसको जिसके पास डब्बा है, यानी सिर्फ ए बी को दे सकेगा और खुद ए को दे सकेगा, है ना। इसके पास डब्बा है ही नहीं, ये तो हमला कर देगा डब्बे को देखते ही, इसके पास डब्बा है ही नहीं, ये तो हमला कर देगा इसको देखते ही। यानी ए वाला जो है सिर्फ ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, तो ए वाला सिर्फ ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। सिमिलरली बी वाला सिर्फ उसको दे सकता है जिसपे गोला है, यानी ए बी को और खुद बी को, तो खुद बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। एंड ये जो आपका ए बी है मेरे दोस्त, है ना, ये आपका अगर देखें तो सिर्फ ए बी को दे सकता है। क्यों सर? सिर्फ बी को देगा तो इसने डब्बा नहीं देखा, इस पे हमला हो जाएगा। अगर ए को देगा तो इसने ये गोला नहीं देखा, इस पे हमला हो जाएगा। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म को ब्लड दे सकता है जिसपे ए और बी दोनों हो, तो सिर्फ ए बी को दे सकता है। तो ए बी क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सबसे ले सकता है ब्लड। ओ वाले ने भी ए बी को दिया, है ना, ए ने भी ए बी को दिया, बी ने भी ए बी को दिया, ए बी ने भी ए बी को दिया, तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ओ जो है सबको ब्लड दे सकता है, तो यूनिवर्सल डोनर है। दिस इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। आरएच ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है? आरएच का मतलब, आरएच जो अल्फाबेट हैं ये रीजस मंकी के नाम से उठाए गए हैं। यानी पहली बार ये जो आपको एंटीजेंस देखने को मिले आरबीसी के सरफेस पे, ये रीजस मंकी में देखने को मिले, यानी नॉर्मल जो हमारा मंकी होता है उसमें देखने को मिले, तो आरएच ब्लड ग्रुप का नाम यहां से आया। तो अगर आप देखें तो 80% ऑफ ह्यूमंस जो हैं दे आर आरएच पॉजिटिव, यानी इनमें आरबीसी के सरफेस पे एक और एंटीजन पाया जाएगा, ट्रायंगुलर में बना देता हूं, 80% लोगों में आपका पाया जाएगा आरएच एंटीजन, तो दे आर आरएच पॉजिटिव। 20% लोगों में नहीं पाया जाएगा, तो उनके ब्लड ग्रुप के आगे नेगेटिव साइन आप लगाते हैं, यानी उन्हें आरएच नेगेटिव आप कहते हैं। तो इसको भी मैच करना पड़ेगा बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेट्स से आपका ब्लड आरएच पॉजिटिव है, सामने वाले का नेगेटिव है, सामने वाले ने आरएच एंटीजन को कभी देखा ही नहीं, समझ लीजिए ये आपका आरएच एंटीजन है और ये आपका आरएच नेगेटिव है, इस पे कोई एंटीजन नहीं है। मैं इसको ब्लड देना चाहता हूं,
भाई इसने तो कभी इस डब्बे को देखा ही नहीं है, ये तो इस डब्बे को देखते ही फॉरेन मॉलिक्यूल समझ के इस पे हमला कर देगा। यानी अगर आप अपना ब्लड किसी को देना चाहते हैं या किसी से ब्लड लेना चाहते हैं तो आपको एबीओ ब्लड ग्रुपिंग तो मैच करनी ही पड़ेगी, लेकिन आरएच ब्लड ग्रुपिंग भी आपको मैच करनी पड़ेगी, तब जाके बहुत बढ़िया काम यहां पर हो पाएगा, राइट। तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान दोनों चीजें मैच करनी पड़ती हैं। तो एक स्पेशल केस है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का, जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट, ब्लास्टोसिस मतलब नॉन फंक्शनल हो जाना, फिटालिस फीटस के केस में इसे हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये कंडीशन कब होती है? जब फीमेल जो है इट इज आरएच नेगेटिव, जो मेल है इट इज आरएच पॉजिटिव, दोनों की शादी हुई और बच्चा आरएच पॉजिटिव बन गया। अब देखिए ये एक फीमेल है, राइट, दिस इज मेल जो कि आरएच पॉजिटिव था, दिस इज फीमेल जो कि आरएच नेगेटिव थी। इन दोनों की शादी हुई, ये जो फीमेल की कोख में बच्चा है ये आरएच पॉजिटिव है। अब मदर का ब्लड है आरएच नेगेटिव और बच्चे का ब्लड है आरएच पॉजिटिव। तो जब बच्चा डिलीवर हो रहा होगा, यूजुअली प्लेसेंटा फॉर्म्स अ बैरियर, तो इन दोनों का ब्लड कभी कांटेक्ट में आता नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी थोड़ा सा ब्लड जो है बच्चे का एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये आपका क्या हो सकता है, ये मदर के कांटेक्ट में आ सकता है। अगर मदर के कांटेक्ट में थोड़ा सा ब्लड आ गया तो अब इस मदर ने तो आरएच नेगेटिव ब्लड था तो कभी आरएच एंटीजन देखा नहीं, पहली बार जब बच्चे के ब्लड से आया हुआ आरएच एंटीजन देखा तो इसको लगा कि कोई फॉरेन मॉलिक्यूल है, तो इसने अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दी, इस आरएच एंटीजन के खिलाफ हथियार बनाना शुरू कर दिए। अब लेट से अगला बच्चा पैदा होता है और वो जो अगला बच्चा है ये भी अगर आरएच पॉजिटिव है, अगला बच्चा भी अगर आरएच पॉजिटिव है, तो यहां पर मदर में एंटीबॉडी बनी हुई है और ये एंटीबॉडी बहुत छोटे साइज की होती हैं, ये बच्चे तक पहुंच सकती हैं और बच्चे को हार्म कर सकती हैं। तो बच्चा जब पैदा होगा तो उसको जॉन्डिस होगा, अनीमिया होगा, खून की कमी होगी, क्योंकि उसके अधिकतर ब्लड सेल्स जो है ये खत्म हो चुके होंगे और बच्चे की जान भी जा सकती है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही यहां पर बच्चे का ब्लड कांटेक्ट में आया मदर के, तो मदर क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनानी शुरू करेगी। इन एंटीबॉडीज को आप पहले ही खत्म कर दो तो एक दवाई आती है जिसे कहते हैं रोगेम, है ना, रोगेम मतलब यहां पर आरएच का ही आगे इस्तेमाल किया जा रहा है, RHOGAM, रोगैम मतलब आरएच को मारने वाली, राइट। तो अल्टीमेटली यहां पर जो आपका आरएच के प्रति एंटीबॉडीज बनी है उनको हम पहले ही क्या कर देंगे, किल कर देंगे, उनको पहले ही मार देंगे। तो अब मदर के पास एंटीबॉडी नहीं है, तो अगला बच्चा भी अगर आरएच पॉजिटिव होगा तो मदर का ब्लड उसको कुछ नहीं कहेगा, वो बच्चा जो है सेफ रहेगा। तो यूजुअली डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि अगर मेल पेरेंट जो है ये आरएच पॉजिटिव है और फीमेल पेरेंट अगर आरएच नेगेटिव है तो इनको यूजुअली सलाह दी जाती है कि आप एक ही बच्चा पैदा करें, या फिर आप जब पहले बेबी को डिलीवर कर रहे हैं उसी टाइम पे आप रोगैम जो है वो इंसर्ट करा लें, इंजेक्शन ले लें, जिससे कि आप एंटीबॉडी डेवलप ना कर पाए इस आरएच पॉजिटिव एंटीजन के प्रति, जिससे मदर भी आपकी सेफ रहे और बच्चा जो है वो भी आपका सेफ रहे। तो दिस इज आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, यानी ऐसा हुआ कि मिसमैच हो गया आरएच का, जिस वजह से किसी की जान जा सकती है, बच्चे की जान जा सकती है या उसको प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, जहां पर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है ना, फीटस के एरिथ्रोसाइट्स पे हमला कर दिया, उन्हें ब्लास्टोसिस यानी खत्म करने की कोशिश की मदर द्वारा बनाई गई एंटीबॉडीज ने, इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहा जाता है। नाउ अगला जो टॉपिक है यह है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून का कत्था बनना। समझ लीजिए आपको चोट लगी, कोई इंजरी हुई, मेजर इंजरी हुई, कोई ट्रॉमा हो गया। अब अगर आपको चोट लगी है, इंजरी हुई है, तो आपका खून बहना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपको पता है कि कुछ ही देर में वो जो खून है वो बहना बंद हो जाता है और एक डार्क ब्राउन कलर का या डार्क रेड कलर का जो स्कम है वो आपको अपनी स्किन पे देखने को मिलता है, और उसे अगर आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें फाइबर्स, पतले 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 धागे जो है वो आकर के आपकी स्किन को क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं और आपका खून बहना बंद हो जाता है। तो अगर आप देखें तो जैसे ही आपको चोट लगा तो टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट होगा या प्लेटलेट फैक्टर एक्टिवेट होगा, यानी ये जो प्लेटलेट्स हैं ये एक्टिवेट हो गए। प्लेटलेट एक्टिवेट होते ही इन्होंने क्या किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो अब यहां पर अलग अलग नाम है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनेस, है ना, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, हर चीज में थ्रोम्बो 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 आ रहा है। तो आप कैसे याद करेंगे कि पहले कौन बना बाद में कौन बना? एक सिंपल से ट्रिक है जिसका नाम है पैकेट ऑफ फाइबर। अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग करानी है तो आपको फाइबर्स का एक पैकेट जो है वो तैयार करना है जिससे कि आपकी क्लॉटिंग प्रॉपर्ली हो सके। तो फाइबर बनाना है आपको सबसे एंड में, यानी
आपका फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनेगा। पैकेट का मतलब है पहले बनेगा पी से स्टार्ट होने वाली चीज, तो थ्रोम्बो थ्रोम्बो तो सबके नाम में है, पी का मतलब थ्रोम्बो के बाद आएगा पी यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर आएगा के यानी थ्रोम्बोकाइनेस, और फिर आएगा टी यानी थ्रोम्बिन इटसेल्फ। तो अगर आप देखें तो जैसे ही चोट लगी प्लेटलेट एक्टिवेट हुए तो पहले बना थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने एक्टिवेट कर दिया थ्रोम्बोकाइनेस को, तो पी के है ना, और थ्रोम्बोकाइनेस जो है इसने प्रोथ्रोम्बिन से बना दिया थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी पी, थ्रोम्बोकाइनेस यानी के, और थ्रोम्बिन यानी टी, पी के टी यानी पैकेट आपका यहां पर हो गया। एंड आपका फाइबर, फाइब्रिनोजन से फिर आपका फाइबर बन जाएगा, है ना, फाइब्रिन बन जाएगा, जिससे आपका क्लॉटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और कैल्शियम आयन का भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इट इज ऑल्सो क्लॉटिंग फैक्टर, इसको क्लॉटिंग फैक्टर 4 कहा जाता है। आज तक 13 क्लॉटिंग फैक्टर जो है इनके नाम हमें पता लग चुके हैं, एक क्लॉटिंग फैक्टर बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया था, तो अभी 12 ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी है, उसमें से कैल्शियम इज ऑल्सो ए क्लॉटिंग फैक्टर, और विटामिन के का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो ब्लड क्लॉटिंग यानी खून की क्लॉटिंग में, के फॉर खून की क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन काम आता है, विटामिन के काम आता है, तो के फॉर खून और के फॉर विटामिन के इटसेल्फ। तो आपको अगर कोई पूछे ऐसा विटामिन जो इस पूरे पाथवे में हेल्प करता है, दैट इज विटामिन के, ऐसा एलिमेंट जो इस पूरी पाथवे में हेल्प करता है, दैट इज कैल्शियम। तो अगर आप सीक्वेंस में देखें तो जैसे ही आपको चोट लगी प्लेटलेट एक्टिवेट हो गए, सबसे पहले क्या बनेगा, पी यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको एक्टिवेट करेगा, आपका के यानी थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोकाइनेस किसको एक्टिवेट करेगा, आपका थ्रोम्बिन यानी प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म बन जाएगा, और ये जो थ्रोम्बिन है फाइब्रिनोजन यानी इनएक्टिव फॉर्म से आपका फाइब्रिन बना देगा, एक्टिव फॉर्म बना देगा। दिस इज द कंप्लीट पाथवे, एक लाइन में याद हो जाती है पैकेट ऑफ फाइबर, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, दिस इज ब्लड क्लॉटिंग। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिखने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्लाइड है पर है बहुत आसान, चुटकियों में खत्म हो जाएगी, आराम से सुनिएगा, आराम से समझिएगा। भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिम्फ की या टिश्यू फ्लूइड की। अब जैसे आपका ब्लड वस्कुलर सिस्टम आप देखें तो एक सेंट्रल हार्ट चाहिए आपको, ब्लड वेसल्स चाहिए, और उनके अंदर बहने वाला ब्लड चाहिए। सिमिलरली जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, जो आपका लिम्फ सिस्टम है, इसमें लिम्फ को कैरी करने वाली वेसल्स चाहिए, यानी लिम्फ वेसल्स चाहिए, लिम्फ खुद चाहिए आपको, और आपकी बॉडी में किसी किसी जगह पर बहुत स्पेसिफिकली लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। लिम्फ नोड्स यानी ऐसी गांठें, ऐसे नोड्स, गोल मटोल स्ट्रक्चर जहां आपके लिम्फोसाइट इम्यूनिटी सेल्स पाए जाते हैं, उन्हें लिम्फ नोड कहा जाता है। जैसे आपका ये जो इलाका है ना, आपका ये जो इलाका है आर्मपिट वाला इलाका, यहां बहुत सारे आपके लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। सिमिलरली आपका जो ग्रॉइन इलाका है यानी थाई वाला जो इलाका है, पेल्विक एरिया जो है, यहां पर भी बहुत सारे आपको लिम्फ नोड्स देखने को मिलते हैं। तो यहां भी 3 चीजें हैं, पहला लिम्फ, दूसरा लिम्फ कैरी करने वाली वेसल्स, और तीसरा आपका लिम्फ नोड्स जो कि आपके बॉडी में फैले हुए हैं। तो अगर आप देखें तो ये आपका हार्ट है, आपको पता है राइट साइड में कैसा ब्लड होता है भैया, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अगर भैया आपका ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट साइड में, तो ये ऑक्सीजनेट होने कहां चला जाएगा, ऑक्सीजनेट होने कहां चला जाएगा, आपका लंग्स के पास चला जाएगा। ऑक्सीजनेट होने, सॉरी यार यहां से दिख नहीं रहा, ऑक्सीजनेट होने आपका लंग्स के पास चला जाएगा, और फिर यहां से ऑक्सीजन कैरी करके आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहां चला जाएगा, आपका अलग अलग टिश्यूज में चला जाएगा। अब ये जो टिश्यूज है, यहां पर ये आपकी आर्टरी थी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है, ये जो आर्टरी है फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आर्टेरियोल्स में, पतली पतली आर्टरीज जो है आर्टेरियोल्स कहलाती हैं, और फिर कैपिलरीज में। ये जो और भी पतली पतली कैपिलरीज हैं, ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और छोटे छोटे आपके हॉर्मोन्स वगैरह, आयंस वगैरह छोड़ देती हैं कैपिलरीज अपने बाहर इस फ्लूइड में, जिसे क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। भाई ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में भी आपका काफी सारा सब्सटेंस पाया जाता है, सेल्स के बीच में भी क्या पाया जाता है, इंटरसेल्यूलर मटेरियल। तो ये जो आपकी कैपिलरीज है, इनसे आपके ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ये सब डिफ्यूज हो जाते हैं इस इंटरस्टिशियल स्पेस में। इसको क्या कहा जाता है, टिश्यू फ्लूइड। ये जो आपका सेल्स का गुच्छा है, ये जो आपका टिश्यू है, इसके आसपास पाया जाने वाला जो फ्लूइड है, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड या आउटर फ्लूइड या आपका टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। तो टिश्यू फ्लूइड जो है ना, अगर आप देखें इसमें ऑक्सीजन अगर चला गया है तो ऑक्सीजन आपका पहुंच जाएगा टिश्यू में, न्यूट्रिएंट पहुंच जाएंगे टिश्यू में, हार्मोन पहुंच जाएंगे टिश्यू में, और ये जो टिश्यू है इससे जो गंदगी है, CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है, ये पहुंच जाएगा आपका बाहर की साइड। अगर ये CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट भी बाहर पहुंच गया, इस टिश्यू फ्लूइड में पहुंच गया, तो इसको हम एक लिम्फ वेसल में डाल देंगे। यहां से लिम्फ वेसल जो है इस टिश्यू फ्लूइड को
है ना, थोड़ा बहुत कलेक्ट करेंगी, इसमें जो गंदगी है उसको कलेक्ट करेंगी, और गंदगी कहाँ जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वेन में, यानी यहां से जो गंदा ब्लड जा रहा है वेन, उसमें आपका ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये ढकेल दिया जाएगा, और ये आपका इम्प्योर जो मैटर है ये ब्लड जो है लेकर के हार्ट की राइट साइड में पहुंच जाएगा। यानी अगर आप देखें तो हार्ट की लेफ्ट साइड जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है, तो हार्ट की लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें टिश्यू टिश्यू तक पहुंचाना है, हर सेल तक पहुंचाना है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पंप होगा विद द वेरी मेन आर्टरी जिसको कहेंगे एरोटा। तो एरोटा जो है सबसे मोटी आर्टरी जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएगी, और इस एरोटा के फिर टुकड़े हो जाएंगे, ये अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंचना शुरू कर देगी, फिर उन ऑर्गन्स के पास जाके जो आर्टरीज है ये और पतली पतली वेसल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी जिन्हें कहा जाता है आर्टेरियोल्स, और फिर ये जो आर्टेरियोल्स हैं ये और पतली पतली वेसल्स बना लेंगी जिनको कैपिलरीज कहा जाएगा। अब इन कैपिलरीज की वॉल्स बहुत पतली हैं तो जाहिर सी बात है इनसे मटेरियल डिफ्यूज हो सकता है, तो डायरेक्टली ये जो ब्लड है ये कभी भी आपका एक एक सेल में नहीं जाता, राइट। ये क्या करता है, ये जो आपकी कैपिलरीज है ये मटेरियल को टिश्यू के आसपास डिफ्यूज कर देती हैं, और उसके बाद सेल्स जो है टिश्यूज जो है ऑटोमेटिकली इस मटेरियल को उठा लेते हैं और एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर फेंक देते हैं, और ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर आया है ये आपका लिम्फ वेसल्स में लोड हो जाएगा, और ये गंदा मटेरियल फिर चला जाएगा आपका वेन्स में, और वेन्स कहां लेकर के जाती है मैटर को, ऑन द राइट साइड ऑफ हार्ट, और राइट साइड ऑफ हार्ट जो है इस मैटर को प्योरीफाई करने के लिए ले जाएंगे कहां, लंग्स के पास। ये मैटर जो है फिर से आपका प्योर होकर के आ जाएगा हार्ट की लेफ्ट साइड में, और यहां से फिर आपका सारे के सारे टिश्यूज के पास। दिस इज अ सर्कुलेटरी पाथवे जो कि आपका लिम्फेटिक पाथवे कहलाती है ना। यहां तक अगर आप देखोगे तो यहां से मटेरियल आपने टिश्यू फ्लूइड में भेजा, और यहां से एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है ये भी टिश्यू फ्लूइड में चला गया, टिश्यू से लिम्फेटिक वेसल ने इसको कैरी किया और वेन्स के पास छोड़ दिया। तो इतना जो काम हो रहा है, इतना जो काम हो रहा है, दिस इज वाया लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें आपके लिम्फ वेसल्स भी हैं और इसमें आपका लिम्फ भी है। तो जब ये जो आपका मैटर है, गंदा संदा मैटर, जब ये इस लिम्फेटिक वेसल में लोड हो जाए तो इसे लिम्फ कहा जाता है। जब तक ये बाहर पड़ा हुआ है इस टिश्यू के चारों ओर तो इसे टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। कई किताबों में दोनों चीजें सेम बोली जाती हैं, कई किताबों में माइन्यूट डिफरेंस दिखाया जाता है, वैसे डिफरेंस होता है तो मैंने यहां पर क्लियर कर दिया। अगर ये जो लिम्फ है ना, ये इस वेसल के अंदर है, लिम्फेटिक वेसल के अंदर तो लिम्फ, ब्लड वेसल के अंदर तो ब्लड, तो लिम्फेटिक वेसल में है तो लिम्फ। अगर टिश्यू के चारों ओर है, इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जा रहा है, टिश्यू के चारों ओर पाया जा रहा है तो टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जा रहा है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दोनों आपकी सेम चीज है। टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज सेम। जब यही फ्लूइड आपका लिम्फ वेसल में लोड हो जाएगा तो इसे लिम्फ कहा जाना चाहिए। अब अगर आप देखें तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी पाथवेज, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी पाथवेज। जैसे एक होती है आपकी ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन मतलब वहां पर कैपिलरीज नहीं पाई जाएंगी, तो ये कैपिलरीज जो है ये अलग अलग जगह तक आपका ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचाएंगी, कैपिलरीज है ही नहीं। ब्लड वेसल से ब्लड जो है खुला छोड़ दिया जाएगा मैदान में, सारे टिश्यूज ब्लड में भीग जाएंगे। यहां अगर आप देखें तो ये टिश्यू ब्लड में भीगा नहीं, यहां कैपिलरीज जो थी इन्होंने ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स टिश्यू के आसपास रिलीज कर दिया और टिश्यू ने उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया। ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ इस सेल से, तो ये भीगे नहीं है आपके इस ब्लड के अंदर। तो दिस इज क्लोज्ड सर्कुलेशन। ब्लड जो है हमेशा वेसल में ही बह रहा है, बाहर नहीं आ रहा खुद, है ना। सिर्फ उसे जो जो सामान ट्रांसपोर्ट करना है सिर्फ वो सामान बाहर आ रहा है। लेकिन अगर आप ओपन सर्कुलेशन की बात करें तो ये लोअर लेवल का सर्कुलेशन माना जाता है। आपको कॉकरोच में भी ओपन सर्कुलेशन देखने को मिला था, जहां साइनसिस में आपका ब्लड बह रहा था, हेमोलिम्फ बह रहा था। तो यहां ओपन सर्कुलेशन देखने को मिलता है आपको किसमें, आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है, राइट। मोलस्का वगैरह में, कुछ मोलस्क में आपको देखने को मिलता है। तो यहां जो आपका हार्ट है ये आपका ब्लड को पंप कर रहा है, और आपका ये जो ब्लड है सीधा सीधा टिश्यू को भिगा देता है, और उसके बाद इस टिश्यू से जो ब्लड है ये दोबारा किसी वेसल में लोड होकर हार्ट तक आ जाता है। यानी यहां पर प्रॉपर टाइप ऑफ सर्कुलेशन नहीं देखने को मिलती, ओपनली आपका ब्लड बहता है और टिश्यू उसमें भीग जाता है। लेकिन अगर आपका हार्ट जो है ये एक वेसल के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है सारी की सारी चीजों को, ब्लड इन वेसल से बाहर नहीं आता, सिर्फ जो सामान ट्रांसपोर्ट करना है वो टिश्यू के पास चला जाएगा, और टिश्यू से जो सामान उठाना है वो आपका ब्लड में लोड हो जाएगा, एंड देन इन वेसल्स के थ्रू ही ये ब्लड दोबारा हार्ट में आ गया। तो दिस इज क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो कि एनालिट्स में देखने को मिलता है और हमारे अंदर देखने को मिलता है, कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। दीज आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी पाथवेज। अब अलग अलग टाइप के और सर्कुलेशंस पाए जाते हैं, जैसे आपका सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन यानी
हार्ट में ब्लड सिर्फ एक बार आ रहा है, एक साइकिल में हार्ट में सिर्फ एक बार ब्लड आएगा, दैट इज सिंगल सर्कुलेशन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देखिए फिशेज के अंदर 2 चैम्बर का हार्ट होता है, स्पाइसेस के अंदर 2 चैम्बर का हार्ट होता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो दिस इज हार्ट, एक वेंट्रिकल होगा, इसमें एक ऑरिकल होगा, करेक्ट। तो गिल्स जहां से आपकी मछलियां ऑक्सीजन लेती हैं, है ना, पानी में रह रही हैं, तो लंग्स तो इन पे है नहीं, गिल्स हैं, तो गिल्स से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और टिश्यूज में चला गया, टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल गया सर। उसके बाद ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है टिश्यूज से, ये हार्ट में चला गया और हार्ट से दोबारा पंप होकर के चला गया गिल्स में ऑक्सीजनेट होने के लिए। हार्ट में सिर्फ एक बार ही ब्लड आया, इट इज सिंगल सर्कुलेशन। 2 चैम्बर का हार्ट होता है मछलियों में। तो आपका परम नाम के 5 डिफरेंट टाइप के वर्टिब्रेट्स हैं। परम, पी फॉर पाइसिस यानी मछली, ए दैट इज एम्फीबियन, आर दैट इज रेप्टाइल, ए दैट इज एव्स यानी आपकी चिड़िया, और उसके बाद आपका एम दैट इज मैमल। तो परम में से जो पहला पी है इसमें आपको देखने को मिलेगा 2 चैम्बर का हार्ट, 2 चैम्बर का हार्ट, राइट। इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन जो कि आपको देखने को मिली थी फ्रॉग के अंदर, तो एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में आपको 3 चैम्बर का हार्ट देखने को मिलेगा, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल यहां होता है। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, यानी क्रोकोडाइल एक ऐसा एनिमल है जिसमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है, तो एक्सेप्शन है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग रेप्टाइल इसमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है। तो हार्ट जो है इसमें ब्लड 2 बार आएगा, लेकिन इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों कहा? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट नहीं है, वो मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि 2 एट्रियम है पर वेंट्रिकुलर सेम ही है, वेंट्रिकल आपका सेम है, तो दोनों एट्रियम से ब्लड आकर के वेंट्रिकल में मिक्स हो जाएगा, प्योर इम्प्योर एक समान हो जाएंगे। यहां पर भी जो लेफ्ट साइड है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, पर दोनों के दोनों सेम वेंट्रिकल में खुलेंगे तो ब्लड यहां पर मिक्स हो जाएगा। अब यही मिक्स ब्लड आपका भेज दिया जाता है टिश्यू पे, थोड़े बहुत इसमें न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन पहुंचा दिए जाते हैं और गंदगी इससे उठा ली जाती है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट साइड में पंप कर दिया जाता है, राइट। तो राइट साइड जो है इससे आपका ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स के पास प्योर होने, और लेफ्ट साइड से आपका गया ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने। तो 2 बार हार्ट में ब्लड आ रहा है, एक बार लंग्स से आ रहा है आपका प्योरीफाई होकर, और एक बार टिश्यू से आ रहा है इम्प्योर ब्लड। तो 2 बार हार्ट में ब्लड आया, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड, तो डबल सर्कुलेशन कहा। लेकिन इनकंप्लीट, क्योंकि ये 100% सेपरेटेड नहीं है, इस सिंगल वेंट्रिकल में जो ब्लड है ये मिक्स हो जाता है, जैसा फ्रॉग का हार्ट हमने देखा था, सेम केस है यहां पर, डबल सर्कुलेशन बट इनकंप्लीट। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन किन में देखने को मिलेगी? एव्स में और मैमल्स में, यानी कि आपका चिड़िया में और मैमल में, और क्रोकोडाइल जो एक्सेप्शन था जिसमें 4 चैम्बर का हार्ट था उसमें भी ये देखने को मिलेगी। तो सिंपल सी बात है भाई, यहां पर जो राइट साइड है इसमें इम्प्योर ब्लड होगा, तो इम्प्योर ब्लड होगा तो ये आपका लंग्स में जाएगा ब्लड को प्योरीफाई करने, और प्योरीफाई होने के बाद ब्लड आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, प्योर ब्लड लेफ्ट साइड में आ जाएगा और ये टिश्यूज तक पहुंचेगा, और टिश्यूज से आपका इम्प्योर ब्लड जो है ये आपका राइट साइड में जाएगा और प्योरीफाई होने लंग्स के पास पहुंचेगा। तो 2 बार सर्कुलेशन हुई, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड आया टिश्यूज से गंदा संदा ब्लड, और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड आया लंग्स से। तो 2 बार हार्ट में ब्लड आ रहा है, प्लस आप कह सकते हैं यहां पर राइट साइड में इम्प्योर ब्लड ही है और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड ही है, तो कंप्लीट सेपरेशन भी है, तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन आपको यहां पर देखने को मिली। दिस इज द केस। तो अगर आप हमारे केस में डबल सर्कुलेशन देखें तो आपको ज्यादा इजीली चीजें समझ में आ रही होंगी, ज्यादा बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, आर्टरी जो है मेरे भाई ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दुनिया की हर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दुनिया की हर वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। अगर मेरे भाई दुनिया की हर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है अलग अलग ऑर्गन्स पे, तो जो लंग्स के पास वेसल जाएगी उसे भी तो आर्टरी कहेंगे, जो लंग्स के पास यानी पल्मोनरी रीजन में जो जाएगी उसे भी तो आर्टरी कहेंगे। पर क्या आप लंग्स को ऑक्सीजन देने जा सकते हो? लंग्स तो खुद ऑक्सीजन का भंडार है, तो वो इकलौती ऐसी आर्टरी है जो ऑक्सीजन मांगने जाती है। और यहां से जो वेन आ रही है अलग अलग ऑर्गन से हार्ट में जो ब्लड आता है ये वेन्स के थ्रू आता है। तो भाई लंग्स से जो वेन आएगी हार्ट में ब्लड लेकर के, वो लंग्स से आ रही है, वो एक दानी के पास से आ रही है, ऑक्सीजन के दानी के पास से आ रही है, तो ऑक्सीजन लेकर आएगी। तो पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन जो लंग्स के पास से आती है, तो ऑक्सीजन लेकर आती है, लंग्स उसको बिना ऑक्सीजन ले जाए नहीं जाने देगा। और सिमिलरली पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी जो जा रही है अपने से बड़े आदमी के पास, लंग्स के पास, तो ऑक्सीजन उसको बेसिकली
वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाना होता है, ऑक्सीजन उसको वहां से मिलेगा, लंग से मिलेगा, ये भंडार है ऑक्सीजन का, राइट। तो लगभग सारी आर्टरीज जो है पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स जो है दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरी जो है, अब एक आर्टरी तो पूरी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन हैं, सब पे पहुंच नहीं सकती, तो ये फट जाती हैं अलग अलग ब्रांचेस में, एंड दे मेक स्मॉल आर्टरीज। इन आर्टरी की ब्रांचेस को क्या कहते हैं? आर्टेरियोल्स। और फिर आर्टेरियोल्स फिर पतली पतली ब्रांचेस बना लेती है और इनको क्या कहते हैं? कैपिलरीज। फिर जो कैपिलरीज है, इनसे गंदा संदा ब्लड कहां जाना चाहिए? वेन्स में। तो भाई इतनी सारी कैपिलरीज हैं, इतने सारे आर्टेरियोल्स ने इतनी सारी कैपिलरीज बना ली, तो ये सारी की सारी एक वेन में थोड़ी कंक्लूड हो जाएंगी जाकर के, इनको भी पहले काफी सारे वेन्यूल्स मिल जाते हैं। आर्टरी की ब्रांचेस आर्टेरियोल, तो वेन की ब्रांचेस वेन्यूल, और कई सारे वेन्यूल मिलकर के खुल जाती हैं एक वेन में, एक वेन आपकी यहां पर तैयार हो जाती है। सो दिस इज द ओवरऑल फ्लो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको कहीं भेजना है तो आर्टरीज से, आर्टरीज फट जाएंगी, ब्रांचेस बना लेंगी, आर्टेरियोल्स बना लेंगे, एंड देन कैपिलरीज, फिर वो कैपिलरीज कई सारे वेन्यूल्स में खुलेंगी और एक सिंगल वेन आपकी तैयार हो जाएगी, बड़ी वेन तैयार हो जाएगी, वेना केवा उसको कहते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो आपकी आर्टरी और वेन है, इनमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ये जो आपकी सबसे अंदर वाली लेयर है, इसको कहते हैं इंटीमा, अंदर वाली लेयर यानी इंटीमा, है ना। बीच वाली जो लेयर है इसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा, इन अंदर की साइड है, मिडल तो मीडिया, और बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्नल है तो ट्यूनिका एक्सटर्ना हो जाएगी, करेक्ट। तो यहां पर अगर आप आर्टरी में देखें तो आर्टरी जो है, इसमें ये जो बीच वाली लेयर है हरे वाली, ये बहुत मोटी है, ये जो बीच वाली लेयर है ट्यूनिका मीडिया, ये बहुत मोटी है, तो इस वजह से ये जो सेंट्रल ल्यूमन है ये काफी छोटा हो जाता है, यानी इस वेसल में से ब्लड पास होने की जो जगह है ये काफी कम हो जाती है, तो बीपी बहुत हाई रहता है, ब्लड बहुत कम जगह है उसी में तेजी से भागता है, तो ब्लड प्रेशर इज हाई। जबकि अगर आप यहां देखें तो ये ग्रीन कलर की जो लेयर है ट्यूनिका मीडिया, दिस इज थिन, अगर ये ओवरऑल पतली है तो बीच का ये जो ल्यूमन है इट बिकम्स वेरी लार्ज, इट बिकम्स वेरी लार्ज। तो यहां पर बहुत जगह है फ्लो करने के लिए, तो वेन्स में यूजुअली जो आपका बीपी है ये कंपैरेटिवली कम रहता है। तो कोई बोले ल्यूमन किसका बड़ा, तो वेन का ल्यूमन बड़ा तो इसमें बीपी कम, आर्टरी का ल्यूमन छोटा तो इसमें बीपी ज्यादा, ये आपको देखने को मिला। अब देखिए भैया डबल सर्कुलेशन हमारे अंदर कैसी है, तो हमारा लेफ्ट साइड जो है बॉडी का, ये आपको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहां से? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा आपका लंग्स से, लंग्स से ताजा ताजा गर्मा गर्म आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में आया और यहां से आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट में चला गया, है ना। एरोटा यानी मेन आर्टरी से आपका अलग अलग पार्ट में चला गया, एरोटा, फिर बने डिफरेंट आर्टरीज, फिर बने डिफरेंट आर्टेरियोल्स एंड देन कैपिलरीज। फिर ये जो टिश्यू है यहां से कचड़ा पट्टी को कौन उठा लेगा मेरे भाई? आपका वेन्यूल्स। तो अलग अलग वेन्यूल्स, उनसे बनी वेन्स, और कई सारी वेन्स के मिलने से बनी एक मेजर वेन जिसको कहा वेना केवा। तो यहां पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है राइट साइड ऑफ द हार्ट में, एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देता है कहां पर? लंग्स के पास, टू गेट प्योरिफाइड, राइट। तो अगर आप देखें तो लंग्स से जो आपकी वेन आ रही है ना, किसी ऑर्गन से हार्ट में ब्लड लेकर के आने वाली वेसल को वेन कहते हैं, ये पल्मोनरी वेन है, ये इकलौती ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगी, और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के थ्रू टिश्यूज में पहुंच जाएगा, टिश्यूज से वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के हार्ट में आएंगी, और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली इकलौती आर्टरी को कहेंगे हम लोग पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड को प्योरीफाई करने ले जा रही है। दिस इज डबल सर्कुलेशन। ये जो पीले पीले कलर की आपको देखने को मिली, जहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो पीले पीले कलर की आपको देखने को मिली, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, लंग्स में प्योरीफाई हुआ, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में आ गया। ये जो लंग्स के पास सर्कुलेशन की हम बात कर रहे हैं, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और बॉडी पे जब हम जा रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जब हम पहुंचे आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट में, ये जो बॉडी के साथ हमारा कनेक्शन है हार्ट का, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब हार्ट से बॉडी में कैसे ब्लड गया, और पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब हार्ट से लंग्स में कैसे ब्लड गया। इन दोनों को मिलाकर हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। लेफ्ट साइड इज नोन फॉर प्योरीफाइड ब्लड एंड राइट साइड फॉर इम्प्योरीफाइड ब्लड, यानी प्योरीफाइड और इम्प्योरीफाइड ब्लड एकदम सेपरेटेड है, तो हम इन्हें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं, जो कि हमारे अंदर देखने को मिलती है।
करेक्ट। अब बात करते हैं पोर्टल सर्कुलेशन की, ये हम पढ़ चुके हैं फ्रॉग के अंदर, दोबारा पढ़ेंगे। पोर्टल सर्कुलेशन मतलब भाई मैं अगर किसी इवेंट में जा रहा हूं और रास्ते में मेरे दोस्त का घर पड़ रहा है या नहीं भी पड़ रहा तो मैं भाई को साथ लेकर के जाऊंगा, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है, तो मैं अगर कहीं पर जा रहा हूं तो मैं भाई को फोन करूंगा, यार 3:30 बजे मैं आपके घर आने वाला हूं, आप मुझे तैयार मिलना, और उसके बाद हम दोनों भाई साथ चलेंगे। तो ये जो है साथ जाने वाला जो सिस्टम है इसे पोर्टल सर्कुलेशन कहा जाता है, यानी एक आदमी जो है दूसरे आदमी को भी पोर्ट करके ले जाता है, पहुंचाता है दूसरी जगह पर। तो स्टमक और इंटेस्टाइन में जो गंदा संदा ब्लड है, ये गंदा संदा ब्लड डायरेक्टली हार्ट में ना जाए, डायरेक्टली राइट साइड ऑफ द हार्ट में ना जाए, पहले कहां चला जाए, लिवर में। तो ये जो गंदा ब्लड है आपका एलिमेंट्री कैनाल का यानी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू, क्योंकि है तो ब्लड गंदा तो वेन के थ्रू लिवर में पहुंचता है, और लिवर के बाद साथ साथ स्टमक की गंदगी, इंटेस्टाइन की गंदगी और लिवर की गंदगी, इसे आप हार्ट तक पहुंचाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज पोर्टल सर्कुलेशन। तो हमारी बॉडी में ये वाला पोर्टल सर्कुलेशन आपका हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन पाया जाता है। रीनल पोर्टल सर्कुलेशन हम लोगों ने फ्रॉग में देखा था, यहां पर वो सर्कुलेशन नहीं देखने को मिलता। तीसरा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, इसे कोरोनरी सिस्टम कहा जाता है। कोरोनरी सिस्टम मतलब हार्ट का खुद का सिस्टम। हार्ट सबको ऑक्सीजन दे रहा है, इसको खुद भी तो ऑक्सीजन चाहिए। ये किसका बना हुआ है, स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, इस बेचारे को खुद को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। सो देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांचेस, ये आपका एरोटा है, जिससे कि हार्ट के लेफ्ट साइड से ब्लड निकल के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, टिश्यूज में जा रहा है। तो ये जो एरोटा है इसकी कुछ ब्रांचेस आकर के आपके खुद हार्ट में ही पहुंच जाएंगे, इन्हें कोरोनरी ब्रांचेस कहा जाता है। यानी मेरे भाई हार्ट को भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए, हार्ट को भी तो आपका ऑक्सीजन चाहिए। तो एरोटा जो है जो हर जगह ब्लड लेकर के जा रहा है, उसकी कुछ ब्रांचेस खुद हार्ट में ही आकर अटैच हो जाती है, इसे कोरोनरी सिस्टम कहा जाता है। सिंपल टाइप ऑफ एग्जांपल हमने यहां पर देखा। नाउ हम लोग खुद के सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में समझने वाले हैं और हमारी सर्कुलेशन के प्राइम सेंट्रल पार्ट की बात करने वाले हैं, दैट इज द हार्ट इटसेल्फ। तो हार्ट जो है ये मीजोडर्मली डेराइव्ड है ना। पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आप देखें, ब्लड के जितने भी सेल्स हैं, हार्ट है, ये यूजुअली मीजोडर्मली डेराइव्ड होते हैं, मीजोडर्म की लेयर से ये बने हुए हैं। प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, थोरेक्स रीजन में पाए जाते हैं, लंग्स के बीच में पाए जाते हैं। और आपका हार्ट जो है आपको पता है लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड होता है, इसका बेस जो है लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बड़ा होता है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर हमारे पास एक हार्ट का प्रोटोटाइप है, ये आपका हार्ट है। तो ये लेफ्ट साइड में ना थोड़ा सा खिंचा हुआ होता है, इट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट लंग को ये थोड़ा सा धक्का मार देते हैं, है ना। तो राइट लंग जो है उसकी पोजीशन एकदम बढ़िया रहती है, लेफ्ट लंग जो है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि ये हार्ट जो है ये लेफ्ट साइड में थोड़ा ज्यादा इन्वेड कर रहा होता है। तो इस हार्ट का जो साइज है इट इज इक्विवेलेंट टू अ क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच्ड का मतलब बंद, फिस्ट का मतलब आपकी मुट्ठी जो है। तो इसका हार्ट का साइज जो है ये आपकी मुट्ठी जितना होता है, आपके दिल का साइज। तो इट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन लंग्स बट स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड लेयर, जिसको क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम। पेरी मतलब पेरीफेरी यानी चारों ओर, कार्डियम मतलब हार्ट। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। अगर आगे चल के आप हार्ट के डॉक्टर बनते हैं तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाएगा। तो पेरी का मतलब पेरीफेरी यानी चारों ओर, और कार्डियम का मतलब हार्ट होता है। यह आपका हार्ट है जिसमें हम लोगों ने 4 चैम्बर ड्रॉ किए हैं। ऊपर वाले छोटे छोटे चैम्बर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाले बड़े बड़े चैम्बर राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी सीधी सी बात है कि आपका हार्ट जो है 4 चैम्बर का होता है। पक्षियों का हार्ट, क्रोकोडाइल का हार्ट और आपका हार्ट यानी मैमल का हार्ट। तो यू आर ऑल्सो मैमल। तो 4 चैम्बर का हार्ट है, ऊपर 2 छोटे छोटे चैम्बर्स, नीचे 2 बड़े बड़े चैम्बर्स। ऊपर जो चैम्बर है और नीचे वाला जो चैम्बर है राइट साइड के, इनके बीच में ट्राइकस्पिड वॉल पाए जाते हैं, यानी इनमें 3 कस्प लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और आपका लेफ्ट साइड में जो दोनों के दोनों चैम्बर हैं, इनके बीच में बाइकस्पिड वॉल्व पाई जाती है, जिसे मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। तो दिस इज ट्राइकस्पिड, दिस इज बाइकस्पिड, है ना। तो आपके मैच्योरिटी पर कितने दांत होते हैं, 32। तो पहले आप राइट साइड में 3 लिखेंगे, फिर आप 2 लिखेंगे। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड याद करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप देखें तो राइट साइड के एट्रियम और राइट साइड के वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होगी, इसे क्या कहेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। जो वॉल है यानी दीवार है, इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा कहेंगे। ये आपकी क्या होती है, मोटी और फाइब्रस होती है। अब यहां देखिए, यहां भी आपका एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा होगा।
ये जो दो एट्रिया हैं, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, इनके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? इनके बीच में देखने को मिलेगा आपको एट्रिया, क्योंकि छोटे छोटे हैं तो इनके बीच में थिन दीवार देखने को मिलेगी, थिन वॉल देखने को मिलेगी दोनों एट्रिया के बीच में। तो इसे कहा जाता है इंटर एट्रियल सेप्टा, यानी दो एट्रिया के बीच का सेप्टा, इंटर एट्रियल सेप्टा। और दो जो वेंट्रिकल जो बड़े बड़े हैं, इनके बीच में आपको थिक दीवार देखने को मिलेगी, दैट इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। तो ये जो इंटर एट्रियल है ये थिन, जो इंटर वेंट्रिकल है, सिंस वेंट्रिकल बड़े होते हैं तो ये थिक, और आपका एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी मोटी दीवार पाई जाती है जो कि फाइबरस भी होगी, यानी इनमें फाइबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको मैंने बताया कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट साइड से आपका ब्लड जो है ये कहां पर जाता है? ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाता है, एरोटा इसको लेकर के जाती है। तो एरोटा में भी एक वॉल्व मिलेगी जिसे कहा गया सेमीलूनर वॉल्व, आधे चांद जैसी वॉल्व। और यहां पर राइट साइड जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगी लंग्स के पास। तो इकलौती ऐसी आर्टरी जो लंग्स तक ब्लड लेकर के जाती है डीऑक्सीजनेटेड, उसे पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। इसमें भी आपकी सेमीलूनर वॉल्व्स देखने को मिलेंगी। तो वॉल्व्स का क्या फंक्शन है? टू प्रिवेंट द बैकफ्लो। फॉर एग्जांपल एट्रियम है, इससे अगर वेंट्रिकल में ब्लड आना चाहता है तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगी। लेकिन एक बार अगर ये ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो गई तो ब्लड वापस नहीं जा सकता। इट विल प्रिवेंट द बैकफ्लो। ये कोशिश करती है कि ब्लड का फ्लो जो है यूनिडायरेक्शनल हो। लेफ्ट एट्रियम से अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है तो ये ओपन होनी चाहिए बाइकस्पिड वॉल्व, वापस जो है ब्लड आपका नहीं जा सकता। सिमिलरली यहां पर अगर आपका राइट साइड से आप ब्लड पंप कर रहे हैं टुवर्ड्स लंग्स प्योरीफाई होने के लिए, तो आप इस ब्लड को नहीं चाहेंगे कि ये वापस आ जाए, तो ये सेमीलूनर वॉल्व फिर क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। खुली है तो ब्लड जा सकता है, बंद है तो वापस नहीं आ सकता। सिमिलरली यहां से अगर एरोटा में आपका ब्लड जा रहा है तो आप चाहोगे कि ये वापस ना आए, तो अल्टीमेटली ये जो वॉल्व है सेमीलूनर वॉल्व, ये भी आपकी क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। काफी सारी और चीजें रहती हैं हार्ट में, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, ये आपके छोटे छोटे चैम्बर, दैट इज राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। दीज आर बड़े बड़े चैम्बर, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो छोटे छोटे चैम्बर हैं, इनके बीच में इंटर एट्रियल सेप्टा। फिर आपके ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल है, इनके बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। और वेंट्रिकल बड़े बड़े हैं तो इनके बीच में मोटा सा आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। अब आपका जो हार्ट है ये अपने धड़कने के सिग्नल को खुद जनरेट कर लेता है। हर बार जरूरी नहीं कि इसके पास न्यूरल सिग्नल आए, क्योंकि मेरे भाई जब आप पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम से ही आपका हार्ट मैच्योर्ड है, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और वो धड़क रहा है कंटिन्यूअसली, और आपकी मौत तक, आपकी आखिरी सांस तक धड़केगा। तो इतने सारे सिग्नल्स आप न्यूरोनली तो नहीं भेजना चाहोगे, आप चाहोगे कि हार्ट में कोई ऐसा सिस्टम हो जो खुद ही अपने खुद के सिग्नल्स जनरेट कर पाए। तो इसके अंदर पाए जाते हैं नोडल टिश्यूज, यानी ऐसे टिश्यूज जो कि एक्साइटरी होते हैं, जो कि एक्साइट किए जा सकते हैं, जिससे हार्ट खुद ब खुद धड़क सके, यानी खुद ही सिग्नल ओरिजिनेट भी कर सकते हैं और कंडक्ट भी कर सकते हैं, आगे की साइड भी पहुंचा सकते हैं, जिससे बढ़िया तरीके से आपका हार्ट धड़क सके। तो ये जो राइट एट्रियम है, ये राइट साइड है ना, तो राइट एट्रियम की टॉप राइट साइड पे आपको देखने को मिलता है क्या? SA नोड, यानी साइनो एट्रियल नोड, राइट। ये जो है पेस मेकर कहलाता है हार्ट का, यानी सबसे ज्यादा सिग्नल यही जनरेट करता है। तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल यहीं से आता है, और 70 से 75 बार ये सिग्नल दे सकता है हार्ट को धड़कने के लिए 1 मिनट में, यानी 72 टाइम्स एवरेज आपका दिल अगर धड़कता है तो वो ऐसे नोड की वजह से ही धड़कता है। तो हार्ट को मायोजेनिक कहा, नॉट न्यूरोजेनिक। यहां न्यूरल सिग्नल की जरूरत नहीं है, हार्ट में खुद ही ऐसा टिश्यू प्रेजेंट है जो कि इसको धड़का सके, ठीक है। एक और आपका नोडल टिश्यू यहां पर पाया जाता है इंपॉर्टेंट, जो कि आपका राइट एट्रियम की लोअर लेफ्ट साइड पे पाया जा रहा है, या फिर आप कहते हैं इस एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास पाया जा रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? एवी नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास पाया जा रहा है तो इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड ही कहते हैं। यानी दोनों के दोनों ये जो गोल मटोल स्ट्रक्चर्स हैं राइट एट्रियम में ही है। एक राइट एट्रियम के अपर राइट साइड पे है, एक लोअर राइट साइड पे है, इस एट्रियो वेंट्रिकुलर रीजन में, जहां पे एट्रिया और वेंट्रिकल ये आपके फ्यूज कर रहे हैं इस रीजन के आसपास। तो इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहा। ये था पेस मेकर। ऐसे नोड, एवी नोड है पेस सेटर, यानी यहां से जो सिग्नल आएंगे इनको आगे पहुंचाने का काम, इस पेस को सेट रखने का काम जो है ये किसका है? ये आपका एवी नोड का है। तो समझ लीजिए आपका सिग्नल जनरेट हुआ, ऐसे नोड ने आपका सिग्नल जनरेट किया कि भैया दिल को धड़काना है। तो एट्रियम छोटे छोटे होते हैं, तो ऐसे नोड जो है खुद ही इस एट्रियम में सिग्नल पहुंचा देता है।
राइट एट्रियम में तो है, तो राइट एट्रियम तक तो पहुंचा ही देता है, लेफ्ट एट्रियम तक भी पहुंचा देता है। तो दोनों एट्रियम में सिग्नल पहुंच गए तो एट्रियम तो खुद ब खुद धड़क जाते हैं। लेकिन वेंट्रिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो वेंट्रिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं तो ये राइट एट्रियम में प्रेजेंट ऐसे नोड क्या करता है, इस एवी नोड को सिग्नल दे देता है और कहता है भाई तुम अब सिग्नल को आगे ले जाओ। तो यहां पे पाया जाता है आपका बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस आपका डिवाइड हो जाता है राइट बंडल और लेफ्ट बंडल में, और ये जाकर के वेंट्रिकल्स को चारों ओर से घेर लेते हैं, और ये पतले पतले फाइबर्स जो बने इन लेफ्ट और राइट बंडल से, इनको कहा जाता है आपका पुरकिंजी फाइबर। तो ये इतनी सारी चीजें जो है ना, बंडल ऑफ हिस, राइट एंड लेफ्ट बंडल, पुरकिंजी फाइबर, ये पूरा जो मैंने पिंक कलर का स्ट्रक्चर बनाया है, ये पूरा इन वेंट्रिकल्स को घेर करके धड़काता है। अब ये बहुत छोटे तो है नहीं, बड़े हैं, तो छोटा पार्ट तो खुद ब खुद धड़क जाता है थोड़े बहुत सिग्नल से ही, बड़ा पार्ट जो है इसको घेर के धड़काना पड़ता है, राइट। तो ये चारों ओर फाइबर से घिरा हुआ रहता है। तो आपका ये बंडल ऑफ हिस है, ये डिवाइड हो गया राइट बंडल लेफ्ट बंडल में, एंड उसके बाद ये आपके परकंजी फाइबर यहां पर देखने को मिले, करेक्ट। इन वॉल्स को खोलने के लिए, यहां पर आपका ट्राइकस्पिड वॉल थी, यहां पर बाइकस्पिड वॉल थी, इन वॉल्स को खोलने के लिए कुछ और भी आपके फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हुए रहते हैं, धागे लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं, जो कि इन वॉल्स को खींच करके खोल देते हैं, और जब मैं फाइबर ढीले छोड़ता हूं तो दोबारा से वॉल्स बंद हो जाती हैं। उन्हें कॉर्डे टेंडने कहा जाता है, जो कि आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की आपको फाइबर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं इन फाइबर्स को खींच रहा हूं तो ये वॉल्स जो है, दरवाजे जो है, ये नीचे से खुल जाएंगे अगर मैं इनको नीचे खींच रहा हूं तो, और ढीला छोड़ रहा हूं तो ये दरवाजे फट फट करके बंद हो जाएंगे। तो कॉर्डे टेंडने जो है वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व की ओपनिंग में हेल्प करते हैं। तो अगर आप सिग्नल को देखें तो सिग्नल कहां से कहां गया, सिग्नल जनरेट हुआ आपका एसए नोड में, फिर गया आपका एवी नोड के पास, फिर गया आपका बंडल ऑफ हिस, फिर राइट बंडल लेफ्ट बंडल, फिर परकंजी फाइबर। तो अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 में सिग्नल गया, यानी पहले एसए नोड, फिर आपका एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर लेफ्ट राइट बंडल, फिर परकंजी फाइबर। ये आपका कंडक्शन ऑफ सिग्नल आपको देखने को मिला, करेक्ट। दिस इज द कंडक्शन ऑफ सिग्नल। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कार्डियक साइकिल इन डिटेल। कार्डियक साइकिल क्या है, नाम से पता लग रहा है, कार्डियक यानी दिल की बात हो रही है, साइकिल यानी एक साइकिल की बात हो रही है। एक साइकिल मतलब एक बार जब दिल धड़कता है, दिल धड़का रिलैक्स हुआ, पहले दिल समझ लीजिए रिलैक्स्ड है, धड़का फिर रिलैक्स्ड हुआ, तो एक बार इसने साइकिल कंप्लीट कर ली, एक हार्ट बीट कंप्लीट कर ली। अब दोबारा से धड़केगा फिर रिलैक्स होगा, दोबारा धड़केगा रिलैक्स होगा। एक बार जब ये धड़क के रिलैक्स हुआ, एक जो इसने अपनी साइकिल कंप्लीट की, इसको मैं कार्डियक साइकिल कहता हूं। यानी एक बार धड़कने में हार्ट में जो भी इवेंट्स हुए, all those events are parts of cardiac cycle. So all events in one heartbeat are called as cardiac cycle. इस कार्डियक साइकिल में एट्रिया भी धड़केंगे, यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसको सिस्टोल कहा जाता है, और फिर एट्रिया रिलैक्स भी होंगे, वेंट्रिकल भी धड़केंगे और रिलैक्स भी होंगे। तो जब एट्रिया धड़कते हैं तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं यानी सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। जब वेंट्रिकल धड़क रहे हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। जब एट्रिया रिलैक्स हो रहे हैं एट्रियल डायस्टोल। जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं वेंट्रिकल डायस्टोल। तो आपका सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किए वेंट्रिकल सिस्टोल। जब एट्रिया रिलैक्स किए तो एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल्स आपके रिलैक्स किए तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल डायस्टोल हो जाएगा। दिस इज 0.5 सेकेंड, यहां हो सकता है आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, दिस इज 0.5 सेकेंड, करेक्ट। चलिए अब देखिए ये 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड क्या लिखा हुआ है ना, 0.7 सेकेंड, 0.5 सेकेंड क्या लिखा हुआ है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। पहले समझते हैं कि आपका ये जो कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड निकली कैसे, इसको भी समझना जरूरी है। अगर आप देखें मेरे भाई तो एक मिनट में आपका दिल कितनी बार धड़क सकता है, 72 टाइम्स एवरेज। ये जो ऐसे नोड है ये 72 बार एवरेज एक सिग्नल दे रहा है टू बीट द हार्ट, यानी एक मिनट में 72 टाइम्स आपका दिल धड़क रहा है। एक मिनट में 72 टाइम्स धड़क रहा है तो एक बार कितनी देर में धड़केगा, एक सेकंड से भी कम टाइम में, यानी 0.8 सेकंड में। अब इस 0.8 सेकंड में एट्रिया इतने छोटे छोटे हैं कि इनको धड़कने में इस 0.8 सेकंड का भी 0.1 सेकंड ही लगता है। तो 0.1 सेकंड आपका एट्रिया धड़का, बाद में 0.7 सेकंड रेस्ट मारो। और वेंट्रिकल्स बड़े हैं, इनको धड़कने में 0.3 सेकंड का टाइम लगता है, तो बाकी बचे हुए 0.5 सेकंड रेस्ट मारो, कोई रोक थोड़ी रहा है। तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टाइम। अगर आप यहां पर देखेंगे तो अंदर मैंने बनाया है एट्रिया,
जिस टाइम पे एट्रिया धड़कता है उस टाइम पर वेंट्रिकल नहीं धड़कता, यानी इसलिए वेंट्रिकल को यहां पर नहीं धड़काया, अंदर वाला गोला इज एट्रिया, बाहर वाला इज वेंट्रिकल। तो जिस टाइम पे एट्रिया धड़क रहा है इस टाइम पे वेंट्रिकल नहीं धड़क रहा है, ये रेस्ट पे है। तो एट्रिया आपका 0.1 सेकंड धड़का, बाकी 0.7 सेकंड आपका मस्त किस पे है, रेस्ट पे है, डायस्टोल पे है। और वेंट्रिकल जैसे ही एट्रिया धड़क के खत्म हुआ आपका वेंट्रिकल धड़कना स्टार्ट हो गया, तो 0.3 सेकंड से धड़का और बचे हुए 0.5 सेकंड से ये नहीं धड़का। ठीक है, अगर आप पूछें कि जॉइंट डायस्टोल का टाइम कितना है जब दोनों ही रिलैक्स कर रहे थे, जब एक भी नहीं धड़क रहा था, तो ये वाला जो है इसमें एट्रिया धड़क रहा है, ये वाले जो सेकंड है इनमें वेंट्रिकल धड़क रहा है, ये जो आपका आधा टाइम है कार्डियक साइकिल का इसमें ना एट्रिया धड़क रहा है ना वेंट्रिकल। तो जॉइंट डायस्टोल कितना है, कंप्लीट हार्ट जिस टाइम पर रेस्ट में है ये कितना टाइम है, ये आपका 50% ऑफ द टाइम है, यानी 0.4 सेकंड का टाइम है, क्योंकि बचे हुए 0.1 सेकंड में आपका एट्रिया धड़क रहा है और 0.3 सेकंड में आपका वेंट्रिकल धड़क रहा है। 0.4 सेकंड्स ऐसी हैं जहां ना एट्रिया धड़क रहा है ना वेंट्रिकल, सो इट इज द टाइम ऑफ जॉइंट डायस्टोल। करेक्ट, ये आपकी कार्डियक साइकिल है, इसको थोड़ा डिटेल में अगली स्लाइड में हम लोग देख रहे होंगे। तो अगर आप स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो मेरे भाई जब आप वेंट्रिकल्स को धड़काते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना ब्लड, लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना है जो कि अलग अलग ऑर्गन्स में चला गया, टिश्यूज में चला गया, और राइट वेंट्रिकल से कितना ब्लड जो है ये ऑक्सीजनेटेड होने चला गया, लंग्स के पास चला गया। तो एक वेंट्रिकल ने कितना ब्लड बाहर फेंका इन वन बीट, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। एक स्ट्रोक में, एक धड़कन में कितना ब्लड आपका बाहर फेंका हार्ट ने, दिस इज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इट इज अराउंड 70 ml ऑफ ब्लड। करेक्ट, एक मिनट में वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करेगा, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। अब टोटल आउटपुट हमको एक मिनट में काउंट करना है, तो अगर आप देखें तो एक बीट में 70 ml ब्लड पंप किया गया बाय वन वेंट्रिकल, तो आपका 72 बार हार्ट धड़केगा इन अ मिनट। तो एक मिनट में 5040 ml यानी लगभग 5 लीटर के आसपास ब्लड जो है इस हार्ट से टोटली पंप हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज योर कार्डियक आउटपुट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब आपका एक वेंट्रिकल ने एक बीट में कितना ब्लड बाहर फेंका, 70 ml। एक मिनट में कितना फेंका, जितनी बार हार्ट बीट हुआ इनटू जितनी वॉल्यूम वो एक बार में पंप करता है, यानी 70 इंटू 72 यानी अराउंड 5 लीटर के आसपास कार्डियक आउटपुट है। तो जो एक एथलीट है जो बहुत रेगुलरली भागता रहता है उसकी हार्ट बीट कंपैरेटिवली तेज हो जाती है, तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स भी बढ़ जाती है, प्लस उसका कॉन्ट्रैक्शन इंटेंसिटी जो है वो भी बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली उसका जो कार्डियक आउटपुट है वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। करेक्ट, ये आपकी कार्डियक साइकिल है, इसको पढ़ के आते हैं, देन फिर डिसऑर्डर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ कार्डियक साइकिल। आराम से देखिए, बिल्कुल प्यार से समझना है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में यही एक टॉपिक है जो बहुत सुप्रीमली कंसेप्चुअल है। आराम से सुनिएगा। मैंने कहा कि स्टार्टिंग में आपका हार्ट रिलैक्स पे है। जब भी आप किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करते हो स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो अभी हम कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे, अभी हम हार्ट को रिलैक्स स्टेट में रख रहे हैं। दिस इज रिलैक्स्ड, दिस इज कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो ऊपर के जो दो चैम्बर हैं दीज आर एट्रिया, नीचे के जो दो चैम्बर हैं दे आर वेंट्रिकल। तो दोनों के दोनों जब रिलैक्स पोजीशन में है, दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल। जो आपको 0.4 सेकंड बताया था, जहां ना एट्रिया धड़क रहा है ना वेंट्रिकल, तो दे आर एट जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल पे हैं जहां पर ना एट्रिया धड़क रहा है ना वेंट्रिकल, पूरा पूरा यहां पर हार्ट आपका मस्त रिलैक्स्ड स्टेट में है। रिलैक्स स्टेट में है तो ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व खुली है, बाइकस्पिड वॉल्व खुली है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है आपका अलग अलग बॉडी पार्ट से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है आपका लंग्स से, एंड ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपका 70% इस राइट साइड में भर गया, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 70% इस लेफ्ट साइड में भर गया। 70% भर जाएगा बिना किसी मेहनत के, और आगे जा नहीं पा रहा है क्योंकि ये जो आपकी सेमीलूनर वॉल्स हैं ये अभी क्लोज है। भाई आप चाहोगे कि जब मैं इस ब्लड को आगे भेजूं तो पूरे दम से भेजूं, प्रेशर से भेजूं, एक तो एक खुद से चली जाए स्लोली, और दूसरा मैं इस वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराऊं तब ये जाए पूरे जोर से भागते हुए। तो अल्टीमेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट प्रेशर। तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तब मैं इस ब्लड को आगे भेजूंगा, तब तक मैं इसको भरने दूंगा, प्रेशर जनरेट होने दूंगा। तो 70% ब्लड तो वेंट्रिकल में खुद ही भर जाता है, बचा हुआ 30% कैसे भरूं? भाई ऊपर से नीचे ब्लड आ नहीं पा रहा है अब 70% भरने के बाद, तो ऊपर से एट्रिया को पिचका देता हूं, नीचे की साइड धक्का लगेगा, खुद ब खुद ब्लड भर जाएगा। तो जॉइंट डायस्टोल में 70% आपका भर चुका है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल। अब मैं क्या करूंगा, पहला पार्ट एट्रिया को मैं क्या करा दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट करा दूंगा। तो जॉइंट डायस्टोल में क्या हुआ, एट्रिया वेंट्रिकल दोनों के दोनों रेस्ट पे है, इसलिए जॉइंट डायस्टोल बोला, दोनों ही रेस्ट पे हैं।
ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल ओपन है तो 70% ब्लड जो है इनमें वेंट्रिकल्स में भर गया है, दोनों वॉल ओपन है, तो 70% ब्लड जो है वेंट्रिकल में खुद ब खुद भर जाएगा। और सेमिलूनर वॉल्स अभी क्लोज्ड है, हम नहीं चाहते ब्लड अभी आगे की साइड जाए। जब वेंट्रिकल्स को हम पूरे जोर से कॉन्ट्रैक्ट करें तब ब्लड अगर आगे जाएगा तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो पाएगा, अदरवाइज तो हार्ट की जरूरत ही नहीं थी। अगर खुद ब्लड चला जाता तो हार्ट बीच में क्या कर रहा है, यहां से इस नलकी को जोड़ देते, खुद ही खुद ब्लड आगे पहुंच जाता। हार्ट का काम क्या है, इट इज अ पंपिंग ऑर्गन। एक तो भाई कोई नॉर्मली काम हो रहा हो, एक कोई ट्रिगर मिल जाए तब काम हो रहा हो, राइट। एक तो आप नॉर्मली भाग रहे हो, एक आप जान बचाने के लिए भाग रहे हो, पीछे शेर पड़ गया है तो आप बहुत तेज भागोगे और थकोगे भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जान बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब कोई स्टिमुलस मिलता है उस टाइम पर हम ज्यादा काम करते हैं। तो यहाँ पे जब इसको धक्का लगाओगे ब्लड को तो इट विल टेक अ कंप्लीट राउंड ऑफ बॉडी और दोबारा से ब्लड जो है ऊपर की साइड आएगा, तो कॉन्ट्रेक्शन करानी है, इसीलिए इसको अभी रोक के रखा है। आगे देखिए, अब हम लोगों ने क्या करा दिया, अब 70% ब्लड तो यहां पर भर गया था, अब बचा हुआ 30% कैसे भरे, जो एट्रिया है ऊपर इसमें ब्लड आता जा रहा है, इसको फुचुक करके धड़का देंगे, ब्लड जो है नीचे की साइड फ्लो लगेगा। आपका यहां पर ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल ओपन ही है और ब्लड आपका अंदर की साइड चला जाएगा, वेंट्रिकल्स फुल भर जाएंगे। और अभी हम नहीं चाहते कि ब्लड आगे की साइड जाए, क्योंकि अभी ब्लड पूरा भरा है, हम वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तब हम चाहेंगे कि ब्लड आगे जाए। अभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराए हमने, सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कराया है। तो आपका दूसरी जो चीज है ये एट्रियल सिस्टोल, यानी एट्रिया को आपने कॉन्ट्रैक्ट कराया, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराया तो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आया, वेंट्रिकल फुल हो गए, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल ओपन थी तभी तो आपका ब्लड यहां से नीचे की साइड आ पाया। और सेमिलूनर वॉल अभी भी क्लोज्ड है, क्योंकि मेरे भाई आप नहीं चाहते ब्लड ये जो है आगे की साइड पहुंचे, अभी जब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराएं तब पहुंचे। अब क्या है, ब्लड यहां पूरा भर गया, एट्रिया से वेंट्रिकल में अब ब्लड को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100% फुल हो चुके हैं। आप अब ये चाहते हो कि ब्लड उल्टा ना भाग जाए, तो इन वॉल्स को क्लोज कर दो। तो आगे चल के इन वॉल्स को आप क्लोज कर दोगे जिससे ब्लड उल्टा ना भाग जाए। और अब आप चाहते हो कि मैं वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूं जिससे ब्लड आपका पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाए पूरे प्रेशर से, तो आप सेमिलूनर वॉल्स को खोल दोगे, ये ब्लड आपका लेफ्ट साइड से बॉडी में चला जाएगा, राइट साइड से आपका लंग्स में चला जाएगा, करेक्ट। और फिर आपका ब्लड आपने पंप कर दिया है, फिर से आप क्या करोगे, खोल दोगे, इन वेंट्रिकल्स को रिलैक्स कर दोगे, फिर से आपकी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएंगी, 70% आपके वेंट्रिकल भर जाएंगे, ये सेमिलूनर वॉल्स फिर से क्लोज हो जाएंगी। 70% भरने के बाद आप फिर एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये 100% भर जाएंगे। 100% भरने के बाद आप चाहोगे कि ब्लड उल्टा ना भागे, तो आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड फिर क्लोज, फिर आप वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, आप चाहोगे ब्लड आगे चले जाए, तो सेमिलूनर वॉल्स फिर से ओपन। दिस इज अ कंप्लीट कार्डियक साइकिल, दिस इज अ कंप्लीट कार्डियक साइकिल। स्टार्टिंग में क्या हुआ, एट्रिया और वेंट्रिकल ये जो थे आपके रिलैक्स थे, फिर जब ये रिलैक्स थे, मस्त एकदम रिलैक्स थे, तो वेंट्रिकल में 70% ब्लड भर गया। 70% ब्लड भर गया, मुझे 100% भरना है, तो मैं एट्रिया को प्रेस करूंगा तो बचा हुआ ब्लड भी नीचे, वेंट्रिकल्स आपके फुल भर जाएंगे। अब वेंट्रिकल्स जब फुल भर गए हैं तो मैं वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, इस टाइम पर एट्रिया ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएंगे। अब एट्रिया के कॉन्ट्रैक्टेड रहने का कोई काम नहीं है, फिर वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हो जाएगा। यानी 3 स्टेप में आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। 3 टुनिक स्टेप्स करने हैं मेरे भाई। सबसे पहले हार्ट पूरा का पूरा रिलैक्स, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल रिलैक्स, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एट्रिया रिलैक्स, फिर दोनों रिलैक्स। यानी पहले जॉइंट डायस्टोल, फिर एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, फिर दोबारा जॉइंट डायस्टोल, दैट्स इट। ये है आपकी कार्डियक साइकिल। तो एट्रिया यहां पर आपके क्या हुए, बेसिकली रिलैक्स हो गए। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रिया रिलैक्स, और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल यहां पर क्लोज हो गई। जब गेट खोलते हो तो उतनी आवाज नहीं आती, बंद करते हो तो आवाज आती है। तो पहली आवाज आई हार्ट की लब, है ना, और सेमिलूनर वॉल यहां पर ओपन हो गई जिससे कि ब्लड आगे पहुंचे। फिर यहां पर सेमिलूनर वॉल भी क्लोज हो जाएंगे टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, तो डब की आवाज आएगी। तो पहली जो आवाज है ज्यादा लाउड होती है, ज्यादा बड़ी होती है, मोर इंटेंसिटी की आवाज होती है जिसे लब कहते हैं। दूसरी आपकी शॉर्ट हार्ट साउंड होती है जिसको डब कहते हैं। तो लब एंड डब आर द 2 हार्ट साउंड्स जो कि क्रिएट होते हैं ड्यूरिंग दिस कार्डियक साइकिल। तो एक बार जब दिल धड़कता है एक बीट में टिक टिक करके आवाज आती है, दैट इज लब एंड डब साउंड, करेक्ट। अब इसी कार्डियक साइकिल से इंस्पायर्ड है एक और टॉपिक कॉल्ड ईसीजी। आपने सुना होगा किसी भी पेशेंट को हार्ट की तकलीफ होती है तो सबसे प्राइमरी प्रिलिमिनरी जो काम हम लोग करते हैं वो है ईसीजी निकलवाना। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जो मशीन है इसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो हाथ में फर्रा आता है, जो पर्ची आती है, एक्चुअल ग्राफ जो आता है, उसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का फुल फॉर्म ईसीजी ही है।
लेकिन जो एक्चुअल ग्राफ है, जो पेपर है, उसका नाम तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है और जो मशीन है उसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ये बात याद रखनी है। तो स्टैंडर्ड ईसीजी जब आप कर रहे होते हैं तो 3 लीड्स की आवश्यकता होती है, एक लगती है लेफ्ट एंकल पे और 2 लगती हैं रिस्ट पे, 3 आपकी लीड्स लगती है। लेकिन एक्चुअल में जो बढ़िया ईसीजी होती है वहां पे 10 लीड्स के आसपास लगती हैं, 2 आपकी रिस्ट पे, 2 आपकी एंकल्स पे और 6 आपके डिफरेंट पोजीशंस ऑफ चेस्ट पे, जिससे कि बढ़िया तरीके से हार्ट की एक्टिविटी को क्या किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। तो यूजुअली आपके हार्ट की जो मेम्ब्रेन है उस पर बाहर की साइड पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर की साइड नेगेटिव। इसे हम कहते हैं नॉर्मल स्टेट या पोलराइज्ड स्टेट, जब हार्ट एकदम रेस्ट पे है। हार्ट में आप जब कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देंगे तो इसके चार्ज उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। इसे हमने कहा डीपोलराइज्ड। डी मतलब डिलीट। तो ये जो पोलराइज स्टेट था, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ये डिलीट हो गया है, इससे उल्टा काम हो गया है। और दोबारा से जब हार्ट धड़क करके रिलैक्स हो जाएगा तो ये पहले वाले स्टेट में ही आ जाएगा, पोलराइज्ड में ही। इसे कहेंगे रीपोलराइज्ड। ये दोबारा से धड़क करके पहले जैसे स्टेट को अचीव कर चुका है, इट इज रीपोलराइज्ड। तो पोलराइज्ड मतलब रेस्ट, कोई सिग्नल नहीं है इसके पास। जब इस पे सिग्नल आया इट बिकेम डीपोलराइज्ड, और जब ये दोबारा से धड़क करके नॉर्मल हो गया इट इज कॉल्ड एज रीपोलराइज्ड, राइट। तो यहां पर अगर आप देखें तो ईसीजी ऐसा दिखाई देता है। जब ये लाइन एकदम सीधी हो जाए तो समझ लीजिए आप भगवान को प्यारे हो गए हैं। सीधी लाइन जो है इट इज एन इंडिकेटिव कि आपका हार्ट जो है काम नहीं कर रहा है। तो यहां पर आपकी अलग अलग वेव्स आती हैं, जैसे पी वेव छोटी सी, फिर आपकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और फिर आपकी टी वेव। अगर इन वेव्स की ऊंचाई में ग्राफ पेपर पे एक एक ब्लॉक जो है वो इंडिकेट करता है द वैल्यू ऑफ दीज पीक्स। तो अगर ऊंचाई में बढ़ोतरी या कमी है तो डॉक्टर को पता लग जाता है कि कोई ना कोई हार्ट कंडीशन आपको है, तो ये ईसीजी एकदम नॉर्मल आना चाहिए। पी मतलब सबसे पहले क्या हुआ था, एट्रिया आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, यानी वो डीपोलराइज हुए थे, उनमें कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल आया था। तो सबसे पहले आपका एट्रियल सिस्टोल था, तो पी का मतलब एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल अभी रेस्ट पे है। फिर क्या आया, आपका वेंट्रिकल, बड़ा पीक आया ना, बहुत बड़े वाले जो आपके चैम्बर्स हैं ये धड़क रहे हैं, तो ये पी जो है, इसके बाद क्यूआरएस जो है, दिस इज योर वेंट्रिकल सिस्टोल यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन। इसी टाइम पे एट्रिया भी रिलैक्स हो जाता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो एट्रिया रिलैक्स हो गया, पर एट्रिया बहुत छोटे छोटे हैं तो वो छोटा सा जो पीक है वो यहां पर दिखा नहीं, वेंट्रिकल के पीक के पीछे छुप गया। तो आप कह सकते हैं यहां पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, एट्रिया रिलैक्स हो गए, लेकिन मेन दिखाई क्या दिया, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया का रिलैक्सेशन दिखाई नहीं दिया। फिर आपका वेंट्रिकल जो है ये भी रिलैक्स पे आ जाता है। तो यहाँ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, फिर यहाँ एट्रिया रिलैक्स और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, फिर यहाँ वेंट्रिकल भी रिलैक्स। ये आपका एक पूरा का पूरा ईसीजी है। इसमें सबसे इजी किसको काउंट करना है, ये तो भाई बहुत छोटी पीक है, ये बहुत छोटी पीक है, ये जो है बड़ी पीक है। तो आपको अगर 1 मिनट का अपना ईसीजी का चार्ट मिल जाए तो आप एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं कि आपका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़का। इस पीक को काउंट कर लीजिएगा, जितने आपके स्पाइक्स देखने को मिले उतनी बार आपका दिल धड़का। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ मिनट इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस। क्योंकि इसको देखना आसान है इसीलिए इसको चुना, किसी और को भी चुन सकते थे, इसको इसीलिए चुना क्योंकि देखना आसान है। तो बढ़िया है आपके लिए, इजी है, इजी टू ट्रैक है। अब अगर आप देखें तो रेगुलेशन कैसे होती है हार्ट बीट की। सर ये तो ऑटो रेगुलेटेड है, खुद ही खुद धड़कता है, एकदम सही बात है। लेकिन कई बार आपको ज्यादा तेजी से दिल धड़काना होता है या कई बार आपको रेस्ट लेना होता है, तो हार्ट बीट का जो नंबर है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस टाइम पे आप सो रहे हैं उस टाइम पर आपका हार्ट बीट अगर नॉर्मल भी है दैट्स फाइन, पर जिस टाइम पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस टाइम पे आप भाग रहे हैं, किसी टाइम पे आपके पीछे कुत्ता पड़ गया कोई, तो आप बहुत तेजी से भाग रहे हैं, तो आपका हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाता है। कोई हॉरर फिल्म देख रहे हैं या अचानक से किसी ने भाव कर दिया पीछे से, अंधेरे से अगर डर लगता है तो अल्टीमेटली योर हार्ट स्टार्ट बीटिंग इन अ फास्टर वे। तो वो कौन रेगुलेट करता है, तो मेड्यूला नाम का एक सेंटर है ब्रेन में, आपको पता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी आपका मेड्यूला में था, ये सेम ही मेड्यूला है, तो यही रेगुलेट करता है ब्रेन से। तो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोमेटिक ही ये सारी चीजें होती हैं। तो सिंपैथेटिक मतलब आपका फाइट एंड फ्लाइट। तो अगर आपको बहुत तेजी से काम करना है तो दिल एक्टिव हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम और नंबर ऑफ बीट्स बढ़ जाएंगे। PSANS यानी पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्लो डाउन करता है आपकी बॉडी को, स्लीप एंड ईट टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस देता है, यानी खाना पीना सोना ही है, कुछ करना नहीं है। तो हार्ट बीट लेस, स्ट्रोक वॉल्यूम लेस, कार्डियक आउटपुट लेस। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, ये भी आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, ये भी आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं विच आर रिलेटेड टू हार्ट, इनके बारे में जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाई बीपी या हाइपर टेंशन। हाइपर बहुत ज्यादा, टेंशन, टेंशन मतलब दिमाग वाली टेंशन नहीं, टेंशन मतलब किसी चीज पे प्रेशर लगना। तो ब्लड अगर बहुत तेजी से भाग रहा है, ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा है, तो वो टेंशन क्रिएट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, यानी बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत तेजी से ब्लड जो है रश कर रहा है, यानी बीपी बढ़ा हुआ है।
तो नॉर्मल बीपी होता है आपका 120/80 mmHg, वेयर 120 इज द सिस्टोलिक एंड 80 इज द डायस्टोलिक प्रेशर। हाइपर में क्या होता है, 120 का 180 हो जाता है सिस्टोलिक और 80 का 90 हो जाता है डायस्टोलिक, विच इज वेरी हाई। तो ये हार्ट को तो अफेक्ट करता ही है, किडनी, ब्रेन और भी अदर वाइटल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, क्योंकि जब आपका ब्लड बहुत तेजी से रश कर रहा है तो ब्लड वेसल्स जो है ये भी हैम्पर होंगी, और कई बार ये ब्लड वेसल्स जो है बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से बर्स्ट हो जाती हैं, फट सकती हैं, तो अल्टीमेटली हेमरेज हो सकता है। जैसे ब्रेन भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, है ना, किडनी जो है वो लिखा हुआ है, ब्रेन भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमरेज आप लिख सकते हो, सॉरी ब्रेन तो लिखा ही हुआ है, कि ब्लड प्रेशर की वजह से ना आपकी वेसल्स फट सकती हैं, तो ब्रेन को नुकसान हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है इन सारे के सारे ऑर्गन्स में, जस्ट बिकॉज की ब्लड बहुत तेजी से भाग रहा है। तो दैट्स वाई ये है हाइपरटेंशन। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको कैड कहा जाता है या अथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कोरोनरी सर्कुलेशन क्या थी, ऐसी सर्कुलेशन जो खुद हार्ट को ब्लड दे रही है। वहां पर क्या हुआ, जो हार्ट को ब्लड दे रही है उसी वेसल में कैल्शियम जमा हो गया, फैट जमा हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, फाइबर जमा हो गए, तो ब्लड वेसल ब्लॉक होनी स्टार्ट हो चुकी है, ब्लड हार्ट तक प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पा रहा है, और हार्ट जिसका काम है पूरी बॉडी को ब्लड देना, उस पर खुद पे ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो भाई मारा मारी मारकाट मच जाएगी, हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाएगा। एंजाइना पेक्टोरिस दैट लीड्स टू एक्यूट चेस्ट पेन, छाती में अचानक से दर्द हो जाना, अचानक से भगवान की याद आ जाना कि हाँ भैया अब मैं आपके पास आ रहा हूं। एक्यूट चेस्ट पेन, यहां पर जो है कोई ऑक्सीजन जो है हार्ट मसल में नहीं पहुंच पाता, तो हार्ट मसल जो है ये स्ट्रेस में आ जाती है, दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस। अचानक से जो है छाती में दर्द उठ जाता है, और यूजुअली ये मीडियम एज से एल्डरली एज में ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, वैसे किसी भी जेंडर और किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन इट इज मोर कॉमन इन अडल्ट्स एंड हाई एजेड पर्सन। हार्ट फेलियर, नाउ 3 ऐसी टर्म्स हैं जो हमको लगता है सेम है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, तीनों सेम नहीं है। आराम से सुनिए, हार्ट फेलियर, इस हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, ये फेलियर कब कहलाएगा, जब ये ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, फेलियर मतलब अपने काम में ही फेल हो जाना, तो कार्डियक फेलियर या हार्ट फेलियर, ब्लड इज नॉट पंप्ड इफेक्टिवली, इसका काम है ब्लड को पंप करना, वही ये ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो फेलियर हुआ ना। तो हार्ट फेलियर मतलब अपने काम को ठीक से नहीं कर पाया, यानी ब्लड को पंप ठीक से नहीं कर पाया, इसे कंजेस्टिव, आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लंग कंजेशन जो है इट इज अ मेजर सिम्टम, ऐसा लगेगा कि सांस प्रॉपर्ली नहीं आ रही है, लंग्स जो है कंजेस्ट हो चुके हैं, है ना, एयर का प्रॉपर इनफ्लो आउटफ्लो जो है उसमें तकलीफ हो जाएगी। तो हार्ट फेलियर मतलब हार्ट जो है अपने काम को नहीं कर पा रहा है ठीक से, यानी ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट बंदी बना लिया है इसको, अब धड़क ही नहीं पा रहा है, अरेस्ट हो गया है, अब कुछ नहीं, यानी व्हेन इट हैज स्टॉप्ड बीटिंग, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब बीट करना स्टॉप कर दिया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हार्ट अटैक, हार्ट किसका बना है, दिस इज फॉर्म्ड अप ऑफ मसल, कौन सी मसल, कार्डियक मसल, स्पेशल टाइप ऑफ मसल, इसको मैं अटैक कर रहा हूं, यानी जब हार्ट जो है इसकी मसल इसको अटैक करें, इसमें डैमेज हो जाए ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, अगर इसकी मसल को मैं डैमेज कर रहा हूं, हार्ट किसका बना है, मसल का ही तो बना है, अगर इसको मैं डैमेज कर रहा हूं तो हार्ट पे अटैक कर रहा हूं, इसकी मसल पे अटैक कर रहा हूं। कार्डियक अरेस्ट मतलब अरेस्ट कर लिया है इसको, हथकड़ी लगा दी है, अब ये पंप नहीं कर पा रहा है। और कार्डियक फेलियर मतलब ये अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, इसका मेन काम क्या है, टू पंप द ब्लड, आशिकी करना इसका काम नहीं है, खामखा में बदनाम कर रखा है दिल को कि दिल लगाया, किसी से दिल लगाया, उससे इससे इसका काम लगना नहीं है, इसका काम है ब्लड को पंप करना। तो जब ये ब्लड पंप करना इफेक्टिवली बंद कर देगा, देन इट इज बेसिकली अ फेलियर, हार्ट फेलियर। व्हेन आई एम अटैकिंग इट्स मसल, डैमेजिंग इट्स मसल, इट इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक, मैं इसकी मसल्स को अटैक कर रहा हूं। एंड कार्डियक अरेस्ट, जब इसको अरेस्ट कर लिया, इट हैज स्टॉप्ड बीटिंग। तीनों कंडीशंस अलग अलग हैं, जो कि आपको आई होप समझ में आई होंगी, अपने दिल को तोड़ के दिखाया है भाई आपके सामने। एंड दिस इज इट, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट आपके सामने खोल कर रखा गया है in the minimum time possible, and I hope you understood each and everything with clarity. If yes, तो नीचे तारा रारा इन द कमेंट सेक्शन या विपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, जिससे मैं और एनर्जी से आपके लिए वीडियोस तैयार कर सकूं। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा वो आएगा ऑन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, यानी नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें हम हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जान रहे होंगे, वार्तालाप कर रहे होंगे, देन लोकोमोशन मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल इंटीग्रेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारी की सारी बातें हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ रहे होंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और अच्छी अच्छी
वीडियोस को देखकर, अच्छे अच्छे कंटेंट को देख करके अपनी तैयारी पूरी करते रहें। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बाय बाय, शुक्रिया। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।